सभी भावी अध्यापकों को नमस्कार। मैं आप सभी का सूर्य नगरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं में पिछली कक्षा तक हमने विविध अधिगमकर्ताओं की संकल्पना को पूरा किया था और उस कक्षा के अंदर प्रोजेक्टेड आज का सेशन भी शामिल था, लेकिन परिस्थितिवश उस दिन इस क्लास को अलग करना पड़ा। तो आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे समायोजन पर कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक टॉपिक समायोजन क्या है और इसकी एक अध्यापक के जीवन में क्या भूमिका होती है, अध्यापक को समायोजन जानना क्यों जरूरी होता है और समायोजन एक सीखने वाले यानी कि शिक्षार्थी अथवा बालक के शैक्षणिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। सीखने वाले के जीवन को समायोजन प्रभावित करता है, इसलिए एक अच्छे समायोजनकर्ता की भूमिका जो है अध्यापक को निभानी पड़ती है। अध्यापक को बालकों के समायोजन को बनाए रखने में, सुधारने में, उनके मानसिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने में जो है योगदान देना होता है। ठीक है, तो भविष्य के शिक्षक होने के नाते हमें ये सीखना होगा कि हम किस प्रकार तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को यानी कि समायोजन को बनाकर रख सकते हैं और किस प्रकार बालकों के समायोजन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप टॉपिक तो हमारा लगाए हुआ देख पा रहे हैं, समायोजन। अब ये संकल्पना है क्या, इसके अर्थ से लेकर विविध परिभाषाओं से गुजरते हुए इसके कारण, परिस्थितियां, इसके कुसमायोजन के कारक और समायोजन की युक्तियां, जिनको कोपिंग व्यवहार और इनडायरेक्ट प्रकार की यानी अप्रत्यक्ष समायोजन की विधियां हैं, उनको आज के सेशन में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले समायोजन जो शब्द है इस पर चलते हैं हम कि शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर दो शब्द काम आए, एक है सम और दूसरा है आयोजन। ठीक है, सम का क्या मतलब हुआ, सम्यक। सम का अर्थ हुआ संस्कृत के अंदर सम्यक और आयोजन का मतलब होता है प्रबंधन करना, व्यवस्था करना इत्यादि बातों से होता है। तो सम्यक प्रबंधन या सम्यक व्यवस्था या प्रबंधन किसका करना है। हालांकि सम्यक अभी भी वर्ड कॉम्प्लेक्स है, तो इसको आप उचित या सही मान सकते हैं। उचित या सही यानी सही प्रकार से प्रबंधन करना या व्यवस्था करना, सही प्रकार से प्रबंधन और व्यवस्था करना। अब ये सम्यक प्रबंधन या व्यवस्था करनी किसकी है, उसके लिए हमें आगे देखना है कि ये जो समायोजन टॉपिक है ये जीवन के अंदर विकास के किन पक्षों से जुड़ा हुआ होता है, हमारे जीवन के किन पक्षों को ये प्रभावित करता है। तो दरअसल समायोजन शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीन पक्षों से जुड़ा होता है। शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक संतुलन। संतुलन के अलावा इसको कह सकते हैं व्यवस्था। व्यवस्था के अलावा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम प्रबंधन। प्रबंधन करना ही समायोजन है, करना ही समायोजन है। अब देखिए, इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक संतुलन किस प्रकार बनाना है। तो शरीर, मन और संवेगों से रिलेटेड कोई भी असामान्यता जब पाई जाती है तो उस स्थिति को कहते हैं कुसमायोजन। समायोजन का सर्वाधिक संबंध किस पक्ष से या कौन से एक विकास के पक्ष से है, तो वो सर्वाधिक संबंध रहता है मानसिक पक्ष से। ठीक है, समायोजन सर्वाधिक संबंध किससे रखता है, मानसिक पक्ष से संबंध रखता है। यानी हमारी मानसिक संक्रियाओं के अंदर, मानसिक प्रक्रियाओं के अंदर कोई दोष आता है या हमारा मस्तिष्क या हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति बढ़िया नहीं रहती है, हम मान लो किसी दबाव का शिकार हो गए, हम मान लो किसी डर के कारण हमारा मानसिक संक्रियाएं अनुपस्थिति दर्शाने लगी, या हमारे शरीर में कोई चोट आने के कारण हमारा दिमाग कुप्रभावित हो गया, तो अंततः समायोजन का जो संबंध है वो मानसिक क्रियाओं से। जब मानसिक व्यवस्था या मनोवैज्ञानिक व्यवस्था अव्यवस्थित होती है तो उसको कुसमायोजन कहते हैं और उसका व्यवस्था सही से करके उन असामान्यताओं को दूर करना ही समायोजन कहलाता है। अब संवेग और शरीर इस परिभाषा से कैसे जुड़े हुए हैं, तो उसको देखिए कि संवेग और जो शरीर होता है वो मानसिक कुसमायोजन के कारण के रूप में भूमिका निभाता है। कि भौतिक वातावरण के अंदर रहते हुए अगर हमारे शरीर को कोई छोटी मोटी बीमारी लग गई हो, मान लो शारीरिक दोष पैदा हो गया हो, तो उसके कारण हमारे दिमाग के अंदर एक तनाव की, एक चिंता की स्थिति पैदा होती है और उसकी वजह से हम कुसमायोजित हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा कोई संवेग यानी कि कोई भावना किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से अगर आहत हुई है, तो भावना आहत हुई मतलब कौन सा पक्ष आहत हुआ, विकास का संवेगात्मक पक्ष आहत हुआ। उसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर टेंशन हो सकती है, किसी ने मेरी भावनाओं को आहत कर दिया,
तो अंततः शारीरिक और संवेगात्मक पक्ष भी किस पर जाकर प्रभाव डालते हैं? मानसिक पक्ष पर। और इस प्रकार किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति असामान्य होना क्या कहलाता है? कुसमायोजन कहलाता है। और उस स्थिति का जब हम संतुलन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, प्रबंधन करके मानसिक स्थिति को नॉर्मल लाते हैं, सामान्य बनाते हैं, तो उसको कहा जाता है समायोजन। यानी समायोजन का और सामान्य अर्थ हम क्या ले सकते हैं? मानसिक स्थिति को सामान्य व स्वस्थ रखना। मानसिक स्थिति को स्वस्थ एवं सामान्य रखना। हालांकि मानसिक स्थिति को जब स्वस्थ रखेंगे तो यहां पर मानसिक आरोग्य भी आता है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक आरोग्य प्रकार का एक साइंस है, एक विज्ञान है जो मनुष्य के मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर अध्ययन करता है या ध्यान देता है। मानसिक स्थिति को स्वस्थ और सामान्य बनाना, क्या हम प्रयास करके ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हमारे अंदर, मनुष्यों के अंदर, बाकी प्राणियों के अंदर ये प्राकृतिक योग्यता पाई जाती है कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हम समझदारी पूर्वक उसको खुद प्रबंधित कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये नासमझों के बीच, मासूमों के जीवन में, छोटे बच्चों के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उसका प्रबंधन वे कर नहीं पाते और मानसिक रोगों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक शिक्षक का और शिक्षण प्रणाली का ये योगदान बनता है, दायित्व बनता है कि बच्चों को इस प्रकार की मानसिक कुसमायोजन की स्थिति से बनाए और उनके समायोजन का विकास करे। तो समायोजन का जो है अंतिम अर्थ ये हो गया। अब हमको देखना है कि ये किससे जुड़ा हुआ है समायोजन? तो समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य, ये सवाल यहां से बना हुआ है कि समायोजन का निकटतम संबंध किससे है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आरोग्य, मानसिक आरोग्य भी कहते हैं। स्वच्छता के लिए आरोग्य शब्द का प्रयोग होता है, मानसिक आरोग्य विज्ञान। ठीक है, इन विज्ञानों से समायोजन संबंध रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि अंततः समायोजन का अर्थ है मानसिक रूप से व्यक्ति को व्यवस्थित करना और स्वस्थ रखना। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा या समायोजित नहीं होगा तो आप सोचकर देख सकते हैं कि उसके खराब असर क्या होंगे। अब यहां पर एक समायोजन शब्द जो हमने पहले पढ़ा है उसकी चर्चा में वापस करके उससे इसको अलग करता हूं। जब हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देखा था तो उसमें स्कीमा डेवलप कैसे होती, तो उसके लिए अनुकूलन का प्रयोग किया था कि जीन पियाजे के अनुसार प्राणी वातावरण के साथ अनुकूलन करते हुए सीखते हैं। अब वो अनुकूलन की जो प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप प्राणियों के अंदर स्कीमा का विकास होता है। स्कीमा क्या होती है? तो स्कीमा लंबे समय से मस्तिष्क के अंदर जमा होने वाली सूचनाओं या याददाश्त के पैकेट्स को कहते हैं। अब वो पैकेट्स जमा होने की दो उप प्रक्रियाएं थी, एक तो पढ़ी थी आत्मसातीकरण और दूसरी हमने पढ़ी थी समायोजन या फिर व्यवस्थापन। तो वो वाला समायोजन था, उसको इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी में ध्यान रखना, कहीं पर इस शब्द का प्रयोग और आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये मानसिक आरोग्य विज्ञान वाला समायोजन है या पियाजे की संक्रिया थ्योरी वाला है, तो फिर इसके लिए एडजस्टमेंट शब्द आएगा जिसका हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं। अक्सर कहते हैं ना हम एडजस्ट कर लो ना, थोड़ा एडजस्ट करो, तो उसमें क्या है कि थोड़ा व्यवस्थित कर लो, जैसी व्यवस्था है उसके अनुरूप ढल जाओ। ठीक है, तो समायोजन के आगे हम देखेंगे कि समायोजन भी वातावरण से अनुकूलन है ना। व्यवस्था कहते हैं ना, वातावरण से अनुकूलन। हमारा जैसा वातावरण है उसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य बदले हुए वातावरण में अलग प्रकार की व्यवस्था कर सकता है। मान लो आप अचानक किसी नए स्कूल में पढ़ने जाते हैं, एज ए स्टूडेंट अपने विद्यालय जीवन के बारे में सोच कर देखिए। आपने किसी नए स्कूल में एडमिशन लिया तो डेफिनेटली आपका वातावरण बदल गया और उस नए स्कूल के अंदर आपको कई दिनों तक कुसमायोजन की समस्या का सामना करना पड़ेगा और अंततः आप अपनी समायोजन करने की प्राकृतिक योग्यता का उपयोग करते हुए उस वातावरण से अनुकूलित होंगे और जब अनुकूलित हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? समायोजन की स्थिति कहेंगे। तो समायोजन वातावरण से अनुकूलन भी है, हालांकि ये आगे परिभाषाओं में पढ़ना था इसलिए यहां पर मेरे द्वारा छोड़ दिया गया। अब यहां से सवाल कहां है वो मैं बता देता हूं। एक तो समायोजन का सीधा अर्थ, दूसरा सम और आयोजन शब्द, तीसरा कौन कौन से पक्षों से संबंध रखता है समायोजन, तीनों पक्षों से संबंध रखता है, सर्वाधिक संबंधित किससे? मानसिक। ठीक है, और ये संतुलन है, ये प्रबंधन है और मानसिक स्थिति को सामान्य और स्वस्थ बनाता है, ये समझ के लिए है। और एक आखिरी सवाल है कि किससे संबंधित है? मानसिक आरोग्य विज्ञान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समायोजन की परिभाषाएं देखनी है, मैं लिख कर लाया हूं। पहली परिभाषा देखिए स्किनर के द्वारा दी गई है, देख सकते हैं आप कि स्किनर ने क्या कहा है? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं कि व्यवहार के अंदर वांछित परिवर्तन लाना अथवा सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी लर्निंग को क्या कहते हैं? अधिगम। अधिगम के द्वारा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है,
और कैसा परिवर्तन? चाहा गया या वांछित परिवर्तन। तो असल में व्यवहार परिवर्तन क्या है? अधिगम है, सॉरी समायोजन है। और किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार। अब स्किनर कहते हैं कि प्राणी अपने वातावरण के साथ जब वांछित व्यवहार बदलकर जीना सीख जाता है तो वही समायोजन है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो अधिगम के सिद्धांतों में स्किनर का नाम आता है, तो स्किनर के अलावा कईयों का और भी नाम आ जाता है, ठीक है। लेकिन इतनी छोटी जो समायोजन की परिभाषा स्किनर नहीं दी है, तो इसके नाम के साथ आप इसको याद रख लेंगे। रटना कितना जरूरी है, इस पर बात हम बार बार कर चुके हैं कि जहां जरूरी है वहां पर रटो, और रट नहीं सकते तो फिर हमारी फालतू ऊर्जा जो है रटने में, परिभाषाएं रटने में खराब करनी नहीं है। परिभाषाएं हम यहाँ पर लेके आते हैं, उसका मेन उद्देश्य होता है परिभाषाओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कही गई बात से हमारी संकल्पना को स्पष्ट करना। जैसे कि आज की संकल्पना है समायोजन, तो परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे तो असल में समायोजन है क्या, इसको बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। आगे हम देखेंगे समायोजन की प्रकृति और विशेषता। उसमें देखेंगे कि अधिगम समायोजन दो है, एक अधिगम प्रक्रिया है, समायोजन विकास की प्रक्रिया है, समायोजन निरंतर चलता है, समायोजन शारीरिक मानसिक पक्षों के बीच में संतुलन सामंजस्य नियंत्रण की प्रक्रिया है। उसके अंदर ये चीज और स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल कितना याद रखना है कि अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, और समायोजन एक अधिगम की ही प्रक्रिया है। नए वातावरण के साथ हम अनुकूलन के लिए, नए वातावरण के साथ घुल मिलकर रहने के लिए जो कुछ सीखते हैं वो समायोजन है। अगली परिभाषा है गेट्स और अन्य की। गेट्स और अदर्स ने क्या कहा है? देखो कि समायोजन व्यक्ति व वातावरण, किन किन के बीच? व्यक्ति के बीच और उसके वातावरण के बीच असंतुलन को उल्लेख करता है। सॉरी, समायोजन की नहीं होकर कुसमायोजन की परिभाषा। देखिए, इससे हमारी थ्योरी और स्पष्ट हो जाएगी कि कुसमायोजन क्या होता है, जिसकी वजह से समायोजन का विषय आया। अगर कुसमायोजन नहीं होता तो हमें समायोजन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में और शिक्षक के जीवन में कुसमायोजन की एक ऐसी स्थिति होती है, मेल एडजस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? मेल एडजस्टमेंट। मेल एडजस्टमेंट। जब मेल एडजस्टमेंट हमारा हो जाता है तो कुसमायोजन का अभाव हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। तो इन्होंने क्या किया? कुसमायोजन को स्पष्ट किया। इससे हम समायोजन तक पहुंच जाएंगे। देखिए, कुसमायोजन व्यक्ति व वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है। जब व्यक्ति और उसके आस पड़ोस यानी उसके भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण के बीच में संतुलन नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता, तो इसको कह देते हैं हम कुसमायोजन। अब वातावरण का मतलब क्या है? हमारे आसपास मौजूद सभी प्रकार की जो विशेषताएं होती है, जो परिस्थितियां होती है, उनको मिलाकर हम अपना वातावरण कहेंगे। जैसे घर परिवार के लोग, उनका हमसे होने वाला व्यवहार, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। मान लो आपकी परीक्षाएं चल रही फिलहाल, या आप परीक्षा से थोड़े दिन पहले की तैयारी में है, तो अब आपका वातावरण क्या है? रीट परीक्षा की तैयारी का वातावरण है। अब इस वातावरण के साथ आपका बढ़िया संतुलन कब होगा? जब आपने समय पर इसकी तैयारी कर दी, बढ़िया उपलब्धि हासिल कर दी, आपकी प्रैक्टिस में बढ़िया अंक आ रहे, बढ़िया नंबर आ रहे, तो आपका दिमाग बढ़िया रहेगा, आप संतुलित हैं। सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, आपको परीक्षा में असफलता का भय है, इसकी वजह से आपके दिमाग में दबाव आएगा, है ना। परीक्षा से जस्ट पहले हम क्या फील करते हैं? प्रेशर या दबाव फील करते हैं, तनाव आता है, ठीक है। तो इन तनाव की वजह से हमारा कुसमायोजन पैदा हो जाता है, और फिर हमारा वातावरण से क्या बिगड़ जाता है? संतुलन बिगड़ जाता है, इसको कहते हैं असंतुलन। अब अगर गेट से पूछे कि समायोजन क्या है, तो परिभाषा हो जाएगी क्या? समायोजन व्यक्ति व वातावरण के बीच में संतुलन का उल्लेख करता है। असंतुलन का उल्लेख कुसमायोजन करता है, और संतुलन का उल्लेख समायोजन करता है, ठीक है। तो इससे भी हमें थोड़ी थ्योरी है जो और ज्यादा एक्सप्लेन करने में मदद मिली है और समझने में मदद मिली। अगली परिभाषा देखो एडलर की है। एडलर क्या कहते हैं कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। एडलर के हिसाब से तो हम समायोजन करके श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और किस प्रकार की श्रेष्ठता? मानसिक स्वास्थ्य की श्रेष्ठता। मानसिक स्वास्थ्य फाइनली जो है वह समायोजन के द्वारा हमको प्राप्त क्या होता है? हमको मेंटल हाइजीन प्राप्त होता है, मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और मानसिक स्वास्थ्य खराब होने के पीछे कारण क्या होता है? तमाम कारण हो सकते हैं, जो कि कुसमायोजन कारणों के अंदर हम आगे देखेंगे। विविध पर्यावरणीय, विविध जैविक, विभिन्न वांछित अवांछित कारणों से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो कुसमायोजन। और जब हमारा ये समायोजन हो जाता है तो एडलर कहता है कि ऐसे संतुलन या ऐसे समायोजन को श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार कहते हैं। यानी जीवन सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ, एक्सीलेंट कब हो जाता है? जब व्यक्ति समायोजन प्राप्त करता है। अब जुंग देखिए, जुंग का नाम पहले कहीं आया है? जैसे स्किनर का नाम आया तो अधिगम के सिद्धांत में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। जुंग है ना नियो फ्राइडियन है, जो है नव फ्राइडवादी है। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के रूप में किया था। ये कहते हैं आत्मसिद्धि ही समायोजन का आधार है। देखो, श्रेष्ठता प्राप्ति और आत्मसिद्धि दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवन में जब सबसे बढ़िया स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसको कहते हैं श्रेष्ठता प्राप्ति की स्थिति। और
मानवतावाद के अंदर अब्राहम मैस्लो का एक आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा था। उसमें पांचवी और आखिरी या सर्वोच्च जो आवश्यकता थी वो थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त की गई चीजों से और उपलब्धियों से संतुष्ट हो जाता है और जब उसे जीवन में पूर्ण संपूर्णता का आभास होने लगता है तो उसको कहते हैं आत्मसिद्धि। एक ऐसा सिद्धांत हमने और पढ़ा था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक इरिक्सन का। उसके अंदर आठवीं जो अवस्था थी वो अहम संपूर्णता की अवस्था थी, वो भी आत्मसिद्धि से जुड़ी हुई है। यानी जीवन में आखिरकार हम सब कुछ प्राप्त कर लें और जीवन से संतोष प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हम आत्मसिद्धि कहते हैं, जब हम खुद को सिद्ध कर चुके होते हैं। तो आत्मसिद्धि की बात किसने की है? जुंग ने की है। अब देखिए आत्मसिद्धि कब होती है? आत्मसिद्धि तब होती है जब हमारा आवश्यकता अभिप्रेरण शांत हो जाए, हमारी सारी उपलब्धियों से हम प्रसन्न हो जाएं, हमारी अभिप्रेरणाएं अपने सभी लक्ष्यों तक पहुंच जाए और हमारे मानसिक अस्वास्थ्य का कोई भी कारण शेष नहीं रहे। जीवन में ना चिंता बचे, ना दबाव बचे, ना कुंठा बचे, ना ही अवसाद बचे, किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक स्वास्थ्य को खराब करने वाली स्थिति ना बचे, तो उसको हम कहते हैं आत्मसिद्धि। ठीक है। अब फ्राइड के अनुसार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के अंदर हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। ठीक है। मनोविश्लेषणवाद से बने चाहे यहां से बने, यहां से सवाल बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। देखिए अचेतन मन कौन सा होता है? आईडी मानसिकता से, आईडी मन से जो अचेतन मन जुड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं इदम या अचेतन मन। ठीक है। आईडी मानसिकता की से रिलेटेड है। आईडी मन जिसके अंदर दमित इच्छाओं का भंडार रहता है और ये जो है सुख के सिद्धांत पर चलता है, स्वार्थी होता है, स्वकेंद्रित होता है और ये मनुष्य के अंदर जो है दानव को रखता है, मानव में दानव, इस प्रकार का मन था। अब अचेतन मन व्यक्ति के व्यवहार के समायोजन की कुंजी है। इसको रट्टा मार के जैसे याद कर सकते हो याद कर लेना। व्यक्ति के व्यवहार के समायोजन की, आदमी के व्यवहार को बढ़िया संतुलित कौन करता है? तो आईडी करता है। आईडी के अंदर जो हमारी बातें रहती है ना, जो भी दबी हुई बातें, वो हमारे अचेतन मन के अंदर समायोजन को कंट्रोल करती है। ध्यान रखना अगली लाइन के अंदर एक बहुत ट्विस्ट है तगड़ा, कि व्यक्तित्व के संतुलन में ईगो का महत्वपूर्ण रोल होता है। ईगो यानी कि अर्ध चेतन, ईगो यानी कि अर्ध चेतन, अर्ध चेतन को हम ईगो कहेंगे। व्यक्तित्व को समायोजित करने में, संतुलित करने में, व्यक्तित्व के संतुलन या सामंजस्य के अंदर तो रहता है मेन रोल किसका? ईगो या अर्ध चेतन का। ये आदमी के व्यक्तित्व को संतुलित करता है, सामंजस्य बढ़ाता है, उसको बढ़िया बनाकर रखता है। लेकिन समायोजन का संबंध फ्राइड के हिसाब से किससे है? अचेतन मन से। आईडी के अंदर हमारी जैसी यादें होगी, जिस प्रकार की चीजें होगी, वैसा ही हमारा समायोजन होगा। अब इसका एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि अगर आप कुछ दिन पूर्व किसी कार्य को करने में असफल हो गए, मान लो आपको कोई टास्क दिया गया और आप उसको पूरा नहीं कर पाए और आप फेल हो गए, कुछ लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, ताना दिया आपको। अब 10 दिन बाद वो ताना, असफलता से जुड़ी हुई बुरी यादें, वो जीवन से जाने वाली तो है नहीं, रहेगी कहाँ? अचेतन मन में। और 10 दिन बाद आज के समय में वो बार बार आपको टीस कर रही है, चीज चुभ रही है, आप अकेले में बैठे उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो सोचकर बताइए कि क्या आपका समायोजन बिगाड़ने में अचेतन मन का योगदान रहा? तो बिल्कुल रहा। हमारे अचेतन मन के अंदर जो यादें, दबी हुई बातें, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें जो रहती है, वो हमारे समायोजन को खराब करती है। यानी कि अचेतन मन अगर आदमी का स्वस्थ है तो समायोजन अच्छा रहेगा, और अगर अचेतन मन स्वस्थ नहीं है, उसके अंदर खराब ही खराब यादें भरी पड़ी है, तो फिर व्यक्ति का समायोजन खराब होना निश्चित है। ठीक है। तो अचेतन मन जो है, इसको समायोजन से आप कैसे जोड़ेंगे, ये मैंने आपको बता दी। आईडी में बुरी यादें रहती है और बुरी यादों की वजह से चिंता होती है, और चिंता कुसमायोजन का कारक है। ठीक है। पूरी यादें जितनी भी हर व्यक्ति के मस्तिष्क में होती है, चाहे उसकी उम्र 10 साल क्यों ना हो, उसके आईडी के अंदर खराब प्रकार की यादें, स्मृतियां जरूर होती है। ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व के संगठन में, संतुलन में, सामंजस्य में ईगो का इंपॉर्टेंस रोल है, और अचेतन मन का इंपॉर्टेंस रोल किसमें है? समायोजन या एडजस्टमेंट को या मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में है। ये बातें मनोविश्लेषणवाद या फिर फ्राइड के अनुसार कही गई है। ठीक है। इसको याद रखना। अब तक जो परिभाषाएं जो कुछ पढ़ा है उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। ठीक है। फ्राइड वाली बात, फ्राइड ने मन का विश्लेषण किया और ये मानसिक पक्ष से जुड़ा हुआ है, और मानसिक पक्ष मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन की रीढ़ की हड्डी है। अब देखिए कुप्पू स्वामी, क्या इनका नाम पहले कहीं देखा है? विकास की दिशा के सिद्धांत के अंदर दो शब्द थे, एक था सेफेलोकैडल और एक था प्रोक्सिमोडिस्टल। उन नामों के अंदर कुप्पू स्वामी का नाम हमने एक बार देखा था। अब ये समायोजन की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि समायोजन के फल स्वरूप, यानी समायोजन के परिणाम के रूप में प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, बढ़िया लगता है। ठीक है।
और फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाते हैं। इसको याद ऐसे रखेंगे कि स्वामी जी कहते हैं कि प्रसन्नता होती है, स्वामी जी से मिलके कुप्पू स्वामी जी क्या कहते हैं कि प्रसन्नता पैदा होगी। ठीक है, आगे देखिए वो कारण बताते हैं कि समायोजन के कारण हमको प्रसन्नता क्यों होती है, क्योंकि हमारे संवेगात्मक द्वंद्व, ध्यान दो हमने कहा था कि समायोजन का मानसिक पक्ष से भी जुड़ाव है, शारीरिक पक्ष से भी जुड़ाव है और संवेगात्मक पक्ष से भी जुड़ाव है। ठीक है, तो संवेगात्मक पक्ष से जुड़ाव ये यहां से हुआ। ठीक है, ऐसी और भी परिभाषाएं जहां पे संवेग शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम इसको साथ में लेते हैं। हालांकि कई जगह नोट्स और बुक्स के अंदर समायोजन को पक्ष के अंदर शामिल नहीं करते, शारीरिक और मानसिक दो पक्षों से जुड़ा हुआ मानते समायोजन को। अब देखिए द्वंद्व और तनाव ये है क्या। ठीक है, तनाव यानी कि टेंशन, ये कुसमायोजन के कारक हैं। टेंशन और द्वंद्व का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ये क्या है, कुसमायोजन के कारक हैं, यानी इनकी वजह से कुसमायोजन पैदा होता है। अब इनकी व्याख्या हम आगे करेंगे। ठीक है, कुसमायोजन के कारक कि क्या होता है जब द्वंद्व पैदा होता है, किस कारण से तनाव पैदा होता है। ये मानसिक स्थितियां हैं दोनों, जो कि कुसमायोजन की कारक बनती है। दिमाग की खराब स्थितियां हैं, नकारात्मक स्थितियां हैं, जिसके कारण कुसमायोजन होता है। इनकी व्याख्या हम आगे करेंगे, इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। द्वंद्व होता कब है, तनाव होता कब है, और ये दूर हो जाते हैं। और डेफिनेटली कुप्पू स्वामी के हिसाब से जब कुसमायोजन के कारक दूर होंगे तो पीछे क्या बचेगा, समायोजन। और समायोजन के कारण व्यक्ति को क्या होगी, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, इसके कारण आदमी प्रसन्न होगा। ये हमारी हो गई समायोजन से जुड़ी हुई परिभाषाएं। अर्थ समझ में आया, और अर्थ समझने के बाद परिभाषाएं समझ ली। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रकृति, समायोजन की प्रकृति या विशेषता क्या होती है। ठीक है, विशेषताओं को पढ़ना आवश्यक है। अब सवाल बनने सीधे सीधे शुरू हो जाते हैं। समायोजन की विशेषता या प्रकृति, विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं समायोजन के अंदर रहती है। तो पहली बात, समायोजन अधिगम है। समायोजन क्या है, अधिगम है। किसके अनुसार है, स्किनर के अनुसार है। यानी समायोजन एक प्रकार का सीखना है। एक बार व्यक्ति समायोजन करना एक परिस्थिति में सीख जाए तो अगली बार उसके लिए समायोजन करना आसान हो जाएगा। मान लो कि आपको जीवन में खेल खेलने दिए जाए बहुत ज्यादा, ठीक है, और आपकी खेल में प्रतिभा है ही नहीं, आपको स्पोर्टमैन का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी हमारे विद्यालय जीवन के अंदर हमें खेल के प्रति जबरदस्ती डाला जाता है। हम खेलते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जीत की स्थिति में जब खुशी होती है तो खुशी पचाना हम सीखते हैं, वो समायोजन है। और जब हार जाते हैं तो हार को बर्दाश्त करना और हार की स्थिति में जीने का हुनर प्राप्त करना, ये भी क्या है, ये भी समायोजन की स्थिति है। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं जीवन के अंदर। परिस्थितियों से लड़ते हुए एक व्यक्ति जब परिपक्व होता है और हालातों से लड़ना जब सीख जाता है तो दरअसल वो अधिगम कर चुका होता है, किसका, समायोजन का। ठीक है, सॉरी, अधिगम कर चुका है हालातों से लड़ने का, और इसको क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। समायोजन अधिगम है, याद रखना। दूसरा, समायोजन निरंतर प्रक्रिया है। क्या हमारे पर्यावरण एक जैसा रहता है, तो उत्तर आएगा नहीं। क्या हमारे वातावरण के तत्व जो हमको प्रभावित करते हैं हमेशा एक से रहते हैं, तो बिल्कुल नहीं रहते, बदल जाते। क्या हमारा व्यवहार स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है, तो मूल स्वभाव की विशेषताएं एक जैसी है। बाकी मनुष्य और प्रत्येक प्राणी परिस्थिति परक व्यवहार करता है। ठीक है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता, हर स्थिति के अंदर हमारा व्यवहार एक जैसा नहीं होता। तो समायोजन निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर या सतत प्रक्रिया है। और सतत प्रक्रियाएं कौन सी है, विकास निरंतर और सतत है, अधिगम निरंतर और सतत है। अब समायोजन भी निरंतर और सतत प्रक्रिया है, यानी कि बदलते हालातों के साथ हमें लगातार समायोजन करना पड़ता है। आपने अभी अभी समायोजन किया है, ठीक है, और मान लो मैंने भी अभी अभी समायोजन किया है, किसी भी चीज से करो चाहे, और प्रतिदिन हम किसी न किसी नए मैटर से समायोजन करते हैं। मतलब कि हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाएं और हमारे शरीर से जुड़ी हुई असामान्यताओं को हम रोज प्रबंधित करते हैं, उनकी व्यवस्था हमको रोज करनी पड़ती है। ठीक है, यह संतुलन और सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह संतुलन, सामंजस्य, प्रबंधन, ठीक है, या व्यवस्थीकरण, कई सारे शब्द इसके लिए लिख सकते हैं, व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया है। और व्यवस्थीकरण किन चीजों का करना है वो हम पढ़ चुके हैं। किन किन चीजों का व्यवस्थीकरण करना है, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक स्थितियों का संतुलन, सामंजस्य, प्रबंधन और व्यवस्थीकरण हमको करना है। और ये जब करते हैं तो इसी को कहते हैं समायोजन। ठीक है, अब देखिए समायोजन और क्या करता है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन से
निकटतम संबंध कौन रखता है? समायोजन रखता है। समायोजन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो स्वस्थ हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का कारक किसको मानते हैं हम? समायोजन को। ठीक है, अब समायोजन क्या है? एक प्रक्रिया है या उपलब्धि है? इस संबंध में प्रश्न पूछा गया है। तो समायोजन जब हो रहा होता है, समायोजन जब हो रहा होता है तब उसको कहते हैं प्रक्रिया। ठीक है, और जब हो चुका होता है तो समायोजन हो जाता है उपलब्धि। उपलब्धि का संबंध परिणाम से है और प्रक्रिया का संबंध परिणामों के लिए की गई कोशिशें हैं। ठीक है, तो अधिगम एक कोशिश भी है, प्रक्रिया भी है और उपलब्धि भी है। यानी जब हम समायोजन कर रहे होते हैं, व्यवस्थापन के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश कहलाएगी प्रक्रिया, और जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य बन जाएगा, कुछ समायोजन के कारकों को हम समाप्त कर चुके होंगे, तब उसको हम कहेंगे उपलब्धि के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज देखो, समायोजन की विशेषताओं के अंदर समायोजन किससे संबंध रखता है? तो समायोजन शारीरिक है। क्या शारीरिक है? तो उत्तर होना चाहिए है। अब समायोजन में सबसे पहले क्या रखना है? तो समायोजन मानसिक है। ठीक है, मानसिक पक्ष से संबंध रखता है। दूसरा हमको याद रखना है समायोजन का शारीरिक पक्ष भी होता है, और तीसरा रखना है संयोगात्मक संवेगात्मक पक्ष। यानी समायोजन किस प्रकार का होता है? मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है और संवेगात्मक भी होता है। ठीक है, अधिक कौन सा होता है? तो मानसिक होता है। चूंकि ये मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको संवेगात्मक में शामिल करते हैं। इन तीनों को मिलाने से एक अगली विशेषता बनती है कि समायोजन बहुआयामी है। समायोजन बहुआयामी है। बहुआयामी क्या होता है? ये हमने विकास के बहुआयामी पक्षों के अंदर या बहुआयामी विकास के अंदर देखा था कि विकास मानसिक है, शारीरिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, नैतिक है, कई प्रकार का है। यानी समायोजन के कई सारे आयाम हैं। कौन से आयाम है? मानसिक समायोजन, शारीरिक समायोजन और संवेगात्मक समायोजन। परिस्थितियां किसी की भी बिगड़ सकती है, मन की भी बिगड़ सकती है, शरीर की भी बिगड़ सकती है, और जब हम इन सब के साथ नियंत्रण बनाते हैं, सुसंगत स्थिति का निर्माण करते हैं, तब जाकर हमारा समायोजन स्थापित होता है। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन वातावरण के साथ अनुकूलन है। ठीक है, याद रखना, इनसे ऐसे के ऐसे सवाल बने, प्रश्न पूछ लिया जाए कि समायोजन की प्रकृति या समायोजन की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो समायोजन वातावरण से अनुकूलन है। वातावरण से अनुकूलन है, यानी जिस प्रकार का वातावरण है उसके हिसाब से ढलने की योग्यता जो हमको प्राप्त होती है वो प्राकृतिक रूप से हमें होती है। कई विद्वान इसके संबंध में अलग अलग विशेषताएं, अपनी अलग अलग तर्क रखते हैं, लेकिन अंततः समायोजन के द्वारा हम क्या करते हैं? वातावरण के साथ अनुकूलन करते हैं। जैसा हमारा वातावरण है उसके हिसाब से हम जो व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं समायोजन। ठीक है, और समायोजन के अंदर क्या होता है? तो समायोजन सचेतन प्रक्रिया है। समायोजन सचेतन यानी कि कॉन्शियस प्रक्रिया है। यानी कि समायोजन हम भूल कर नहीं कर सकते। ठीक है, समायोजन के लिए हमें हमारे वर्तमान मस्तिष्क का, उपलब्ध वर्तमान मानसिक स्थिति का उपयोग करना पड़ता है, मौजूद दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर समायोजन हो पाता है। ठीक है, अगला देखो, समायोजन सौद्देश्य प्रक्रिया है। क्या शिक्षण सौद्देश्य प्रक्रिया है? तो बिल्कुल, शिक्षण का भी उद्देश्य होता है, सौद्देश्य प्रक्रिया है। विकास का भी लक्ष्य होता है, विकास लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। और शिक्षण भी उद्देश्य पूर्ण होता है, समायोजन भी उद्देश्य पूर्ण होता है। ध्यान रखना, समायोजन सौद्देश्य प्रक्रिया है। सौद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि उद्देश्य के साथ किया जाने वाला कार्य जो होता है उसको हम सौद्देश्य कहते हैं। जिसका कोई एम ना हो वो फिर क्या नहीं होता है? उसको फिर हम क्या नहीं कह सकते? उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया नहीं कह सकते। ठीक है, ये होती है हमारे संवेग की विशेषताएं और समायोजन की विशेषताएं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना समायोजन का संबंध वातावरण से अधिक और वंशानुक्रम से कम होता है। ये चीज हम लिख लेते हैं। समायोजन वातावरण पर निर्भर करता है, हालांकि हमने वैसे यहां लिख लिया। समायोजन वातावरण से अधिक संबंधित है, वातावरण से जुड़ा है, क्योंकि वातावरण के कारण ही वो स्थितियां पैदा होती है जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब। हालांकि जब हम कुसमायोजन के कारण देखेंगे तो उसमें आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को जन्मजात मिली हुई ऐसी कोई शरीर की विशेषता हो सकती है जिसकी वजह से वो बार बार कुसमायोजित होता है। ठीक है, अब ये तो विशेषताएं या प्रकृति थी समायोजन की। अब आगे हमको देखनी है जहां से सीधा सवाल और बनता है, समायोजित व्यक्ति,
समायोजित व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसने एडजस्टमेंट कर दिया है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, उसकी क्या विशेषताएं होंगी, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा होगा, ठीक है। एक समायोजित व्यक्ति पब्लिक के अंदर कैसा व्यवहार करेगा, उसको हमें बिंदुवार लिख देना है। यहां से सवाल बनता है कि कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की या समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर अपने को देखना है। जो व्यक्ति समायोजन को प्राप्त कर चुका होगा वो सामाजिक, नैतिक और मानवीय गुणों से युक्त होगा, मानवीय गुणों से युक्त। ध्यान रखना, जब हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो, साफ हो, हमें कोई चिंता नहीं हो, कोई तनाव नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो, तब हम सब व्यवहार अच्छा करते हैं, ठीक है। दिमाग तभी खराब होता है आदमी का जब किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्था उसके जीवन में हो, और उन्होंने सब अव्यवस्थाओं को हरा कर अगर अपने मस्तिष्क को साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, अच्छा रख लिया, तो फिर वो सामाजिक भी होंगे, समाज में रहने योग्य होंगे, समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और समाज को स्वीकार करेंगे, नीति युक्त व्यवहार करेंगे और मानवीय गुणों से भरे हुए होंगे, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं कि मानव व्यवहार से संबंधित सभी सकारात्मकताएं, ठीक है, सकारात्मकताएं और किस प्रकार की सभी जितनी भी अच्छाइयां हमारे व्यवहार के अंदर हो सकती है, वो सब की सब एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। दो चार लिखकर 4-5 की हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब भी समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं देखने को मिले तो ध्यान रखना सब की सब अच्छी बातें लिखी हुई होगी, वो समायोजित व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर होगी। और यहां से जब प्रश्न आएगा कौन सी एक समायोजन की विशेषता नहीं है, तो जो खराब बात होती है, जो बुरी बात होती है, नकारात्मक होती है, उसको आपको अलग कर लेना है, ठीक है। फिर अब देखो अच्छी निर्णय क्षमता, अच्छी निर्णय क्षमता। हम कोई निर्णय किस वजह से नहीं ले पाते ये बताओ? जब हमारे मस्तिष्क पर दबाव होता है, हम द्वंद्व की स्थिति में होते हैं, तब निर्णय नहीं कर पाते, ठीक है। करें या न करें की स्थिति में आ जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं हम। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य का मतलब क्या किया जाए, और विमूढ़ का मतलब जो बुद्धि काम नहीं करे। तो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति नहीं रहती तो हम आसानी से निर्णय ले सकते हैं। यानी एक समायोजित व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। वो स्व मूल्यांकन कर लेता है, स्व मूल्यांकन की योग्यता, यानी वो खुद को जानता है। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो खुद को जानते हैं, या ये कह सकते हैं मैं अपने बारे में सब कुछ जानता हूं, या मैं खुद के विषय में खुद ही देख लूंगा। इतने आत्मविश्वासी और आत्मसंयमित व्यक्ति बहुत कम होते हैं। इसको कहते हैं स्व मूल्यांकन की क्षमता। अगर आप खुद को लेकर पूर्ण संतुष्ट हैं, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया है, आप किसी से भी ये कह सकते हैं कि मेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। आत्म संप्रत्यय मजबूत होता है। आत्म संप्रत्यय यानी आत्मन, स्वयं के बारे में, मैं क्या हूं के बारे में आत्म संप्रत्यय ऐसे व्यक्ति का मजबूत होता है, ठीक है। आत्म से जुड़ी हुई सारी चीजें मजबूत है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास प्लस आत्मसम्मान। आपने सही समय पर बहुत सारा जो जरूरी काम था मान लो वो निपटा दिया, तो अब आपका दिमाग किससे भरा हुआ है? आत्मविश्वास का। जैसे परीक्षा से पहले, जस्ट पहले तक अगर आपने बहुत बढ़िया तैयारी की है, तो आपके अंदर निर्णय क्षमता भी बढ़िया होगी, मूल्यांकन भी बढ़िया होगा और आत्मविश्वास भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है समायोजित व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। क्या इतनी होती है? तो इतनी बिल्कुल भी नहीं होती। और भी अच्छे अच्छे जितने भी गुण होते हैं सब समायोजित व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। बस बात एक, ये कोई उपलब्धि मत लिख लेना, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मत लिख देना कि समायोजित व्यक्ति जो होता है वो शासक बनता है, या समायोजित व्यक्ति कोई परीक्षा पास कर ही लेता है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि फिर वो मानसिक योग्यताओं के अंतर्गत चली जाती है, शारीरिक योग्यताओं के अंतर्गत चली जाती है, ठीक है। तो वो चीजें नहीं करनी है। बाकी जितनी भी सरल सरल अच्छाइयां होती है उन सबको हमें रख लेना है। जैसे लचीला नमनीय व्यवहार, लचीला व्यवहार, ऐसे समायोजित व्यक्ति का व्यवहार लचीला होगा और कैसा होगा? लोकप्रिय होगा। ऐसे व्यक्ति के व्यवहार को लोग पसंद करेंगे, उसके व्यवहार की तारीफ करेंगे, उसकी अच्छाइयां करेंगे, ठीक है। फिर संवेगात्मक स्थिरता होती है, संवेगात्मक स्थिरता व नियंत्रण। ऐसे आदमी के इमोशन उसके कंट्रोल में होंगे और नियंत्रित होंगे, ठीक है। नियंत्रण, एकदम से उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो गहन चिंता में नहीं डूबेगा, ठीक है। नकारात्मक भावों से दूर, नकारात्मक भावों से दूर रहता है। मतलब नकारात्मक भाव कौन से होते हैं? ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, क्रोध का भाव, डर का भाव, जितनी भी नकारात्मक संवेग होते हैं उनसे जो ये व्यक्ति है वो दूर रहते हैं, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ,
ये दिमाग से एकदम स्वस्थ रहते हैं, और मानसिक स्वस्थ रहेंगे तब इनके अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं अच्छी हो जाती है मैं बता देता हूँ। मानसिक रूप से जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारी स्मृति अच्छी हो जाती है, हमारी चिंतन यानी कि संक्रिया अच्छी हो जाती है, हमारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो कैपेबिलिटी है वो आ जाती है, अच्छी समस्या समाधान योग्यता ये भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। कब? जब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है। ठीक है। और इसके अलावा भी जितनी भी डॉट 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 करके हम अच्छी बातें एक आदमी के विकास के संबंध में कर सकते हैं उन सबको रखना है। जैसे अभिप्रेरित रहता है, उत्साही रहता है, आशावादी रहता है, ठीक है, हमेशा सकारात्मक प्रकार का सोचता है, कभी भी नकारात्मकताओं से ग्रसित नहीं होता। ऐसी अच्छी अच्छी बातें सबकी सब समायोजित व्यक्ति के अंदर होती है। और आप मानकर चलिए इन छोटे छोटे टॉपिक से एक एक प्रश्न जरूर बनेगा। अगर यहाँ नहीं बना सीडीपी के अंदर तो किसी बहाने शिक्षण विधियों के अंदर बन जाएगा। जो शिक्षा शास्त्र है वो भी तो किसका परिणाम है? मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं इसी का परिणाम है। जो शिक्षण विधियां हैं वो भी इसी का परिणाम है। और हम देखेंगे कि जब 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं, 5वीं 6ठी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं वाली यूनिट है, उसके अंदर से आधे सवाल जो है आपकी शिक्षण विधियों के अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो उसी से निर्मित होता है ये। तो और समायोजित व्यक्ति की मैं बाकी सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊं उससे बढ़िया एक हम अगले टॉपिक को, अगले जो उप शीर्षक है उसको ले लूं, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं जितनी भी अच्छाइयां आए उपलब्धियों को छोड़कर वो सारी अच्छाइयां किसके अंदर शामिल होती है? एक समायोजित व्यक्ति के अंदर शामिल होती है। ठीक है, समायोजन की अब कुछ कारण है हमको पढ़ना। समायोजन के अंदर अध्यापक की भूमिका और कारण वो हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले हम कुसमायोजन की स्थिति को देख लेते हैं, फिर समायोजन करने के तरीके देख लेते हैं, विधियां, और सबसे लास्ट में हम क्या देख लेंगे? समायोजन के कारक। कुसमायोजन के कारण क्या होता है? समायोजन बिगड़ता किन कारणों से। और सबसे अंत में हमको पढ़ना है समायोजन के अंदर अध्यापक की भूमिका, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है वो। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कुसमायोजन के कारक। कुसमायोजन, कुसमायोजन किसको कहते हैं? जब समायोजन बिगड़ जाता है। कुसमायोजन के कारक कौन सी ऐसे तत्व हैं या कुसमायोजन के कारक, या फिर इनको कहते हैं समायोजन के संदूषक। समायोजन के संदूषक, या संदूषक के अलावा प्रदूषक भी आते हैं। यानी कौन ऐसे तत्व होते हैं जो व्यक्ति के समायोजन को बिगाड़ते हैं, उसको कुसमायोजित कर देते हैं। यानी कुसमायोजन के कारण क्या है और समायोजन को दूषित करने की वजह क्या क्या है। ऐसी चीजें जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तनाव क्या है, द्वंद्व क्या है, इनसे सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। इसलिए हमें पहले इनको पढ़ना है कि कब और कौन सी परिस्थिति के अंदर कौन से प्रकार का कुसमायोजन का कारक हावी होता है। तो इनके साफ सुथरे नाम है। पहला मैं बता देता हूं आपको, तनाव। हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो कहता है यार थोड़ा टेंस हूं, या हम कहते हैं कि टेंस क्यों लग रहे हो, खिंचाव। ठीक है, तो तनाव को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है टेंशन। अंग्रेजी वाले वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको तारा लगा लगा कर आपको यही याद करना है। हिंदी वाला याद नहीं रखते हुए कौन सा याद रखना है? इंग्लिश वाला। इंग्लिश के अंदर क्या है, शब्दों की थोड़ी लिमिट होती है, कम से कम वोकैब यूज होती है। ठीक है, और फिक्स शब्द होते हैं। हिंदी के अंदर खिंचाव भी शब्द आ सकता है इसका, अगर दे दिया तो भी एग्जामिनर उसको जस्टिफाई कर देंगे कि अंग्रेजी के अंदर इसका ट्रांसलेशन टेंशन लिखा हुआ था, उस पर ध्यान देना था। और आखिर क्या होती है, भर्ती परीक्षाओं के अंदर जितने भी पेपर होते हैं सब बाइलिंगुअल होते हैं। आखिर सही किसको माना जाता है? अंग्रेजी के अंदर लिखे हुए प्रश्न को सही माना जाता है। इसलिए अपने को अंग्रेजी वाले शब्दों पर, वर्ड कॉम्प्लेक्स का ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, अब देखो तनाव कब होता है? जब व्यक्ति क्या करता है या कौन से परिणाम आते हैं तब तनाव होता है। तनाव या टेंशन जब होता है जब हम काम, जो अपना काम होता है वो काम समय और परिस्थिति के हिसाब से पूरा नहीं कर पाते। जब हमारा काम जो है समय परिस्थिति के हिसाब से पूरा होने में असफल हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते। उम्र के जिस पड़ाव पर जो काम करना था हमने नहीं किया, समय के हिसाब से जो काम करना था हमने नहीं किया, ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार जैसा व्यवहार करना था हमने नहीं किया, तो बाद में हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है उन कारणों को लेकर। और उसके अंदर किसकी भूमिका होती है? अचेतन मन की। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, कुसमायोजन के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाता है? अचेतन मन निभाता है। ठीक है, तो तनाव कब होता है? जब व्यक्ति, ये रटने हैं शब्द, यहां से जो शब्द लिख रहे हैं उनको रटना है प्रत्येक के अंदर। प्रत्येक कारक के अंदर कुसमायोजन के कारक है, उसके अंदर 2 लाइनें जो लिखी हुई थी उनको आपको एज इट इज कॉपी करके रट लेना है। जब व्यक्ति काल यानी कि समय आ सकता है, काल व परिस्थितियों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता, ठीक है, या परिस्थितियों या इन दोनों के लिए एक ही शब्द आ सकता है, काल और परिस्थितियों के लिए पर्यावरण। पर्यावरण या पर्यावरण वातावरण, या फिर आ सकता है आवश्यकता। ठीक है, वातावरण के अंदर जो तत्व मौजूद होते हैं वो हमारी जरूरत पैदा करते हैं कि हमें किस समय पर कैसा व्यवहार करना है। ठीक है,
और वही होती है परिस्थिति जो हमारी जरूरत को पैदा करती है, और वही होता है समय। ठीक है, किसी समय विशेष के अंदर जो परिस्थिति बनती है, हम कहते हैं कि समय बदलेगा, समय सबका खराब आता है, समय सबका अच्छा आता है। समय तो नॉर्मल ही था, खराब या अच्छा क्या है? अच्छा पर्यावरण है। खराब या अच्छा पर्यावरण हो सकता है, खराब या अच्छी आवश्यकता हो सकती है। उसके कारण व्यक्ति का काल और परिस्थितियां निर्मित होती है। ठीक है, जब व्यक्ति काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने में असफल हो जाता है, अनुरूप व्यवहार या कार्य करने में असफल हो जाता है, करने में फेल हो जाता है, तो फिर वो किसका शिकार हो जाता है? असफल हो जाता है। तो वो मानसिक कुसमायोजन का या अस्वास्थ्य का शिकार हो जाता है, और इस परिस्थिति को कहते हैं तनाव। ठीक है, हो जाए तो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। एग्जैक्ट वर्ड को आपको रट लेना है, जब तक मैं लिख रहा हूं तभी तक आप लिखने के साथ साथ इन वर्ड्स को तनाव के साथ, टेंशन के साथ जोड़ दें। ठीक है, प्रत्येक प्रकार के मिलते जुलते कुकारक आएंगे, कुसमायोजन के कारक आएंगे। जैसे तनाव और दबाव में कैसे अंतर करोगे? बहुत निकट चीजें हैं टेंशन और स्ट्रेस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए आपको इनको रटना पड़ेगा, इन शब्दों को परमानेंट इनके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मेरा याद करके परीक्षाएं देने का भी अनुभव है, और परीक्षा के अंदर दो एक जैसे तत्व जब आ जाते हैं तो दिक्कत कितनी होती है विद्यार्थी को, उसका भी अनुभव है। तो जहां रटने को मैं कहता हूं वहां आपको अनिवार्य रूप से रटना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल परीक्षा में असफलता के बाद रटोगे, तो कम से कम जो कुछ चीजें रटने की होती, बहुत कम बातें मैं बताता हूं कि यहां से रटो, तो जितनी रटनी है उतनी तो रटनी पड़ेगी। कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, हो जाता है। अब ये जो प्रक्रिया थी ना कुसमायोजित होने की, इस प्रक्रिया को कहते हैं तनाव। यानी अब मैं एक किसी एग्जाम्पल के साथ आपको इसका उदाहरण दे देता हूं। ठीक है, मान लो आपको सवेरे जल्दी उठकर स्कूल जाना था, विद्यार्थी जीवन में आप नहीं जा पाए, लेट उठे, तो जागने के बाद आपको फील हुआ कि आप काल और परिस्थितियों के हिसाब से काम नहीं कर पाए। काल क्या था, परिस्थिति क्या थी कि आप समय पर उठें और समय पर विद्यालय जाएं, लेकिन आप जागते हैं 10 बजे। तो उठते ही आपके दिमाग के अंदर एक जोर लगेगा, आप ऐसा लगेगा कि खुद पर गुस्सा आएगा। ठीक है, सिर पकड़ने की स्थिति आ जाएगी, तो उसको कहते हैं कुसमायोजन की स्थिति। और ये काल परिस्थितियों के कारण जो आप काम नहीं कर पाए, इसके कारण पैदा होने वाले कुसमायोजन को तनाव कहते हैं। ठीक है, तनाव जिन कारणों से पैदा हुआ उसने आपको कुसमायोजित किया। तो इसके लिए आप लिखे हुए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं इनको एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा याद कर लें। अब तनाव की तरह जुड़ा हुआ एक शब्द निकटतम है दबाव। दबाव को हम यहीं पर पढ़ लेते हैं ताकि इनके बीच में हम अच्छे से क्या कहते हैं कंपेरिजन कर सकें। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। कभी कभार लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टेंशन है, कभी कभार लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, नॉर्मली हम इन दोनों को, स्ट्रेस और टेंशन को, एक ही शब्द के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे इस विषय की आती है दोनों क्वाइट डिफरेंट है। ठीक है, अब देखिए दबाव कब होता है। दबाव यानी हम दब रहे हैं, हमारे ऊपर भार है। भार किसका? अधिक काम का। ठीक है, जब हमारे ऊपर किसी कार्य का भार होता है प्रतियोगिता के कारण, ठीक है, स्पर्धा के कारण, जब हमारे जैसे बहुत सारे लोग कामयाब होने की तरफ बढ़ रहे हो और हम पिछड़ रहे हो, तब हमें क्या लगता है? काम का बोझ महसूस होता है, काम का भार महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। तो उसके कारण हम क्या महसूस करते हैं? दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए काम का भार, कार्य या फिर कर्तव्य का बोझ अधिक होने पर, अधिक होने पर, जैसे किसी परीक्षा का सिलेबस ज्यादा है, वो भी आपके ऊपर स्ट्रेस का कारण बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको जो कार्य मिला है, आपको जो कर्तव्य मिला है वो बोझिल है, भारी है, आपकी क्षमताओं, आपकी योग्यताओं से अधिक बड़ा है, आप उसको हैंडल कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण कार्य या कर्तव्य का बोझ अधिक होने पर वह पूर्ण नहीं हो पाता, पूर्ण नहीं हो पाता, हो पाता। इसको लेकर, ठीक है, समय पर सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ इसका परिणाम आने के बाद दबाव महसूस नहीं होगा। जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं तो उसके टाइम आपको दबाव महसूस होगा। ठीक है, और जो महसूस होती है कि काम बहुत ज्यादा पड़ा है, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ये चीज समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है, तब हमारा जो दिमाग खराब होता है ना, उसको हम कहते हैं इस प्रकार। देखो समायोजन को समझने के लिए सबसे बढ़िया शब्द है दिमाग खराब होना, है ना। हमारा दिमाग खराब हो गया, तेरा दिमाग खराब है कि क्या है, तो दिमाग खराब हो रहे हैं, कुछ समायोजन है ना, सरलता से समझने का एक तरीका है। तो कार्य कर्तव्य का बोध अधिक होने पर वो पूर्ण नहीं हो पाता। इसको लेकर आत्मसम्मान की क्षति
यानी हमारा जो आत्मसम्मान है वो बना कब रहता है, जब हम समायोजित हैं, और आत्मसम्मान जाएगा तो कुसमायोजन डेफिनेटली है। हमने अभी अभी समायोजन की विशेषताओं के अंदर देखा कि समायोजित व्यक्ति जो है वो आत्मसम्मान को महत्व देता है। ठीक है, आत्मसम्मान की क्षति का भय होता है, क्षति का भय होता है, डर लगता है कि मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। और ये जो मिला जुली खराब स्थिति है कि आत्मसम्मान को लेकर हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, पसीना आ रहा है, काम करने को लेकर सिर्फ चिंता चिंता हो रही है। दबाव का शिकार जब आदमी होता है ना, काम के ऊपर सही दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि दबाव की स्थिति क्या होती है, हमारे मानसिक कुसंवेदन की स्थिति होती है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और जब मानसिक स्थिति स्वस्थ ही नहीं है तो हम फिर समस्याओं का समाधान कैसे कर पाएंगे, अर्थात हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते जब हम दबाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, चलो, तो दबाव कब होगा, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं। इसका एक उदाहरण है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता एक उदाहरण है स्पर्धा। आप अगर ये सोचने बैठ जाएं कि आप जिन लोगों से प्रतियोगिता या स्पर्धा करने वाले हैं वो लोग आपसे ज्यादा होशियार हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं जितना कि आप उनसे compete कर सकें, उनसे प्रतियोगिता कर सकें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हो सकता है, किसी खेल के लिए भी हो सकता है, और जीवन में कामयाब होने के लिए किए जाने वाले तमाम कार्यों के संबंध में सत्य हो सकता है कि जब आप प्रतियोगिता या फिर स्पर्धा को महसूस करते हैं तो तब आपको आत्मविश्वास अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप स्वयं को कमतर आंकेंगे, और जब कमतर आंकेंगे तो किसका शिकार हो जाएंगे, दबाव का शिकार हो जाएंगे, और ये कारक आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा और उसी को कहेंगे कुसमायोजन की स्थिति। ठीक है, तो इसको पढ़ लेने के बाद हमको पढ़ना है संघर्ष या फिर द्वंद्व। इसकी बात हमने पहले की थी, किसने कहा था, कुप्पू ने कहा था कि समायोजन के परिणाम स्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे तनाव और द्वंद्व दूर हो जाते हैं। तनाव को दूर कर लिया हमने, अब करना है द्वंद्व को। द्वंद्व क्या होता है, संघर्ष क्या होता है। नंबर 3, द्वंद्व या फिर संघर्ष। संघर्ष कब करते हैं ये बताओ। संघर्ष तब करते हैं जब विपरीत स्थिति हमारे सामने खड़ी हो, हमारे अनुसार बातें हमारे सामने खड़ी नहीं होती है, तब हम संघर्ष करते हैं। और द्वंद्व भी तभी पैदा होता है जब हमारे अनुसार हालात हमारे सामने ना हो, या ऐसे हालात हो हमारे सामने जब हम ये तय नहीं कर पाए कि अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, तो उसको भी हम द्वंद्व कह सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः द्वंद्व या संघर्ष तब होता है जब हमारे सामने, जब व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प हो, जब व्यक्ति के समक्ष अनेक विकल्प हो, कुछ भी निर्णय लेने के लिए, कुछ भी निर्णय लेना है, शायद डिसीजन लेने के लिए हमारे सामने ज्यादा विकल्प होते हैं, ज्यादा अल्टरनेट्स होते हैं, ज्यादा मार्ग होते हैं, और हम इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कौन सा मार्ग चुने, तो हमारे मानस के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं ना, मेरा एक मन कहता है ऐसा कर लूं, दूसरा मन कहता है ऐसा कर लूं, तो हमारी ये जो दो मन हो जाते हैं ना मानसिकता के अंदर, ये होती विपरीत मनोस्थिति। और विपरीत मनोस्थिति के अंदर कौन जन्म लेता है, द्वंद्व या संघर्ष लेता है। ठीक है, हमारे सामने दो मार्ग हैं, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सा मार्ग हम अपनाएं, तो उसकी वजह से हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या है, कुसंवेदन पैदा हो जाता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति के समक्ष अनेक विकल्प मौजूद हो, जो अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या तो विकल्प खुद अच्छे या बुरे हैं, या इनके परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं। कोई मार्ग हम अपनाना है, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, ये चुनूं कि वो चुनूं, इसको लेकर हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके सामने दो विकल्प है कि एक तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करूं डट के, 1-2 साल त्याग करूं ढंग के, और मन लगा कि तैयारी करूं, बढ़िया नौकरी लग जाऊंगा, ठीक है, जीवन सुरक्षित हो जाएगा, आत्मसम्मान आत्मसुरक्षा सब प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, रिस्क क्यों लूं, 3-4 साल की तैयारी के बाद नौकरी नहीं लगा तो क्या करूंगा, तो मेरे पास अभी बिजनेस करने का ऑप्शन है, घर वाले मौका दे रहे हैं कि मैं कोई धंधा करने के लिए तुमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, दोनों के परिणाम निश्चित नहीं है, दोनों का परिणाम सुखद भी हो सकता है और दुखद भी हो सकता है। अब आप ऐसे ही खराब स्थिति में आ जाएंगे, कौन सा मार्ग चुनूं, कौन सा मार्ग चुनूं, नौकरी की तैयारी करूं या बिजनेस कर लूं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आदमी जब अपना दिमाग खराब करता है तो उस खराब हो रहे दिमाग को कहते हैं कंफ्लिक्ट या संघर्ष। सॉरी, हमने इंग्लिश लिखी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभार इसके लिए कंफ्यूजन वर्ड भी आ सकता है, देखो, कंफ्यूजन, कंफ्यूज होना और कॉन्फ्लिक्ट होना, वैसे ये जो है ना विश्वसनीय शब्द कॉन्फ्लिक्ट है, ये आना चाहिए मनोविज्ञान के हिसाब से। तो अनेक विषय मौजूद होते हैं जो अच्छे या बुरे हो सकते हैं, तब चुनाव को लेकर, तब चयन को लेकर मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक है, और इसको कहते हैं संघर्ष, स्वास्थ्य बिगड़ता है। देखो, ऐसी स्थिति में कौन काम आता है,
ऐसी स्थिति के अंदर मेंटर काम आते हैं, पेरेंट्स काम आते हैं, अच्छा दोस्त काम आता है जो वास्तव में अच्छा हो और वास्तव में दोस्त हो, है ना। जो अच्छा है वही दोस्त की परिभाषा के अंतर्गत आता है, बाकी तो दोस्त होते हैं। तो तब चयन को लेकर हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और इस स्थिति में किसकी जरूरत होती है? एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और विद्यालय जीवन के अंदर यहाँ पे आता है रोल ऑफ टीचर। किसका रोल आता है? रोल ऑफ टीचर। यहाँ पर आती है अध्यापक की भूमिका कि अध्यापक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण का पता करें, निदान करें। क्या करें? निदान। किसी भी खराब स्थिति के कारणों का पता किया जाता तो उसको डायग्नोस करना या निदान करना कहते हैं। ठीक है, अब ये द्वंद्व की स्थिति आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो आगे और समझाता हूं। द्वंद्व के 3 सामान्य प्रकार है, द्वंद्व के या फिर संघर्ष के प्रकार। द्वंद्व के प्रकार तो कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हमको पढ़ने हैं। ठीक है, 3 के अधिक भी प्रकार होते हैं, सिर्फ 3 ही नहीं होते, लेकिन 3 को पढ़ना है अपने परीक्षा के हिसाब से। ठीक है, पहले का नाम है उपागम, उपागम द्वंद्व। ये 2 उपागम शब्द है ना, इनमें से पहला उपागम है पहला मार्ग और दूसरा उपागम है दूसरा ऑप्शन। हमारे सामने जब 2 ऑप्शन हो और दोनों का नाम क्या हो? उपागम, उपागम। इनको इंग्लिश में ना अप्रोच कहते हैं, अप्रोच या फिर अप्रोच कह सकते हैं। जब हमारे सामने दोनों जो है अप्रोच ही अप्रोच हो, इसका अर्थ यह हुआ कि जब आपके सामने 2 धनात्मक लक्ष्य हो, 2 धनात्मक विकल्प हो और दोनों में से एक को चुनना हो, दोनों में से एक को चुनना हो, तब आप इसको कहेंगे उपागम, उपागम द्वंद्व। लेकिन आपकी मजबूरी है कि चुनना एक ही है, 2 अच्छे रास्ते हैं, दोनों में से एक चुनना है। फिर भी चुनना इतना आसान थोड़ी होता है, उसमें भी समस्याएं तो आती है ना। सब अच्छे मार्ग भी झट से चुन लेने लायक थोड़ी है। जैसे आपके सामने 2 नौकरियां हो, अब उनमें से एक चुनो, दोनों की अपनी अपनी कमियां होगी, दोनों की सीमाएं होंगी, दोनों के फायदे होंगे, तो चुनने के लिए दिक्कत तो आएगी ना। दिमाग सीधा सीधा थोड़ी कह देगा कि ले ले थर्ड ग्रेड मास्टर की नौकरी ले ले, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ले ले, पटवारी की ले ले, नहीं। हर एक की अपनी सीमाएं, अच्छाइयां बुराइयां होंगी, उसके अंदर आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। ठीक है, यानी जब 2 धनात्मक लक्ष्य, प्रश्न ऐसे बनता है, जब 2 धनात्मक लक्ष्य या मार्ग, धनात्मक की जगह सकारात्मक, सकारात्मक की जगह अच्छा भी आ सकता है। ठीक है, शब्दों को तो आपको समझना है। जब 2 धनात्मक या सकारात्मक विकल्पों में से एक चुनना हो, विकल्पों में से एक चुनना हो, तब आपके सामने जो द्वंद्व पैदा होगा उसको आप कहेंगे उपागम, उपागम द्वंद्व। यानी उपागम, पहला उपागम कौन सा हुआ? इसके अंदर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा। मान लो आपको, सरल उदाहरण लेते हैं, 2 मिठाइयां मान लो, एक है गुलाब जामुन, ठीक है, एक है गुलाब जामुन और दूसरी मिठाई है मान लो कि मोतीचूर है, मोतीचूर। अब दोनों मिठाइयाँ आपको पसंद है, दोनों में से किसी एक का चयन करना है, क्या करोगे बताओ? आप पहले सोचोगे कि मोतीचूर खा लेता हूँ, बढ़िया स्वाद है, जल्दी जल्दी खा लूंगा, कोई दूसरा आएगा तो पार्ट नहीं कर लेगा। फिर गुलाब जामुन, इसको देखते हैं तो आपके अंदर इसके फिर गुणों की तरफ जाते हैं। क्योंकि दोनों मिठाइयाँ हैं, अच्छी चीजें हैं, तो दोनों कैसे हो गए? अप्रोच, अप्रोच या उपागम, उपागम द्वंद्व हो गए। बस शर्त यह है कि आप दोनों में से एक ही ले पाएंगे, दोनों नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जीवन के अंदर कोई लक्ष्य बनाते तो एक ही बनाना पड़ता है। एक साथ हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं ये काम भी कर लूंगा, दूसरा काम भी कर लूंगा, मैं एक समय में धंधा भी कर लूंगा, नौकरी भी कर लूंगा, मैं एक समय में पढ़ भी लूंगा और काम भी कर लूंगा, ये नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों में से कोई एक मार्ग हमको चुनना पड़ता है। तो जब अच्छे 2 मार्ग सामने हो, दोनों के परिणाम अच्छे हो या मार्ग अच्छे हो और दोनों में से मजबूरन किसी एक को चुनना पड़ता है, तो ऐसा द्वंद्व कहलाता है उपागम, उपागम द्वंद्व। ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू है, इसको स्थिति को क्या कहते हैं? दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। हालांकि स्थिति यहाँ पे पूरी तरीके से लागू नहीं होती, ध्यान रखना। दोनों हाथ में लड्डू होने का मतलब होता है 5 उंगलियां घी में होना, दोनों हाथ में लड्डू होना, यानी सर्वत्र लाभ ही लाभ होना, हर तरफ फायदा ही फायदा होना। लेकिन यहाँ पर दोनों हाथ में जो लड्डू है ना, बाएं और दाएं में से चुनना है कौन सा लड्डू खाना है। ठीक है, तो मान लो दोनों हाथ में लड्डू में से एक लड्डू है ये वाला, दूसरे में है, एक में गुलाब जामुन और एक में मोतीचूर है, फिर ये स्थिति आ जाती है। इनमें से एक को चुनना पड़ता है और ये आपकी जिम्मेदारी है। और जब हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि भाई साहब क्या करें, नौकरी का मार्ग चुन लें और कल को पछतावा हो जाए, तो हम बिजनेस का मार्ग चुन लें और कल को धंधा ठप हो जाए, किसी परिस्थिति के कारण काम चले ही नहीं, तो ये सोचने की जब हमारे दिमाग के अंदर स्थिति आती है तो उसको हम कहते हैं उपागम, उपागम द्वंद्व। ठीक है, दूसरे नंबर का द्वंद्व लिखता है परिहार, परिहार द्वंद्व। परिहार, परिहार द्वंद्व। देखो, परिहार शब्द जो होता है ना, परिहार का मतलब होता है त्यागना
और जो चीज परिहार्य होती है उसको हम कहते हैं त्याज्य। त्याज्य यानी त्यागने योग्य। और फिर मैं एक अंतिम शब्द प्रयोग करता हूं जो हम आम जीवन में लेते हैं, अपरिहार्य। अपरिहार्य शब्द आप सबने सुना होगा। तो ये शब्द जो है इसका अर्थ निकलता है कि इस चीज को जिसको छोड़ा नहीं जा सके उसको कहते हैं अपरिहार्य। एक सेकंड के लिए। हाँ, चलो। तो अपरिहार्य शब्द आपने सभी ने निश्चित रूप से सुना होगा। तो अपरिहार्य वो होता है जिसको छोड़ा ना जा सके, और परिहार्य वो होता है जिसको छोड़ दिया जाए। यानी परिहार का मतलब होता है त्याग करने या छोड़ने लायक चीज। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, ठीक है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, अवॉइड करने के लायक चीज जिसको अवॉइड कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब आप दो ऐसे मार्ग आपके सामने हो, दो विकल्प हो, दो लक्ष्य हो, जो दोनों नकारात्मक है, लेकिन दोनों में से किसी एक को निश्चित रूप से आपको चुनना है, तब आप द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हैं। मान लो आप कोई गलत काम किया, मान लो आपने विद्यालय के अंदर अनुशासनहीनता कर दी। अब गुरुजी कहते हैं कि या तो जो है नोटिस ले जाओ घर, या मार खा लो। दो विकल्प है आपके सामने। या तो आपको येलो नोटिस मिलेगा, आपको पेरेंट्स को लेके आना पड़ेगा। दूसरा विकल्प है कि मार खा लो। अब ये दोनों खराब विकल्प है, दोनों नकारात्मक लक्ष्य है, दोनों में से एक का चयन करना है। अब आप सोचते हैं कि मार खा लेता हूँ, कोई बात नहीं, घर तक बात नहीं जानी चाहिए। फिर मार खाने के समय सोचोगे यार लगेगी, बहुत खतरनाक लगेगी, हाथों में पसीना आएगा, ठीक है, सिर के ऊपर पसीना आएगा। सोचेंगे, फिर सोच लेंगे नोटिस ले लेता हूँ। नोटिस लेते लेते नहीं नहीं, इससे तो हो सकता है पापा ज्यादा मार दे, ठीक है, इज्जत भी खराब होगी, और विद्यालय के अंदर मेरा जो रिकॉर्ड है वो भी खराब होगा। फिर आप सोचेंगे वापस मार खा लेता हूँ, फिर सोचेंगे नोटिस ले लेता हूँ। यानी खराब दो मार्ग हैं, दोनों के बीच में इधर उधर जब आप होंगे तो आपकी मानसिक स्थिति खराब होगी। तो इसको कहते हैं परिहार परिहार द्वंद्व। यानी परिहार द्वंद्व के अंदर दो जो है ना नकारात्मक लक्ष्य सामने होते हैं। जब दो नकारात्मक लक्ष्य सामने हो, नकारात्मक लक्ष्य सामने हो तथा एक चुनना हो, ये चुनाव जरूरी है, ठीक है, एक चुनना अवश्य हो, एक चुनना आवश्यक हो, जरूरी हो, है ना। तब आप क्या करेंगे? इनमें से कौन सा चुनूं, कौन सा कम नुकसानदायी होगा मेरे लिए? नॉर्मली हालांकि नकारात्मक दो मार्ग हैं तो दोनों नुकसानदायी है, लेकिन कम नुकसानदायी कौन सा है, ये चुनाव करने के लिए आप जब कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आते हैं तो उसका रिजल्ट होता है परिहार परिहार या फिर अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड को हमने पहले देख लिया। अब इसका ना एक उदाहरण दिया जाता है, इसका एक उदाहरण दिया जाता है, और वो है आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ और पीछे खाई। अब आदमी अपनी जगह पर खड़ा रह जाए तो दोनों में नहीं गिरेगा, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि आपको या तो कुएं में गिरना है या खाई में गिरना है। अब आप कुएं में गिरे कि खाई में गिरे, कौन से में गिरे? यहां पर जब डिसीजन लेने के लिए आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो उसके पीछे कौन सा द्वंद आएगा? परिहार परिहार द्वंद। और आखिरी और तीसरा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप हम देखते हैं उपागम परिहार द्वंद। उपागम परिहार द्वंद, है ना। इन दोनों के इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन हम लिख चुके हैं, या फिर इसकी जगह क्या हो सकता है, परिहार उपागम शब्द पहले भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिहार उपागम द्वंद, ठीक है। अब मैं इन दोनों को आपको समझाता हूं कि जब हमारे सामने एक सकारात्मक लक्ष्य है और एक नकारात्मक लक्ष्य है, लेकिन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे दे कि मौज करें, अयासी करें, खेलें कूदें, कोई काम ना करें। दूसरा है परिश्रम करें, मेहनत करें। दोनों में से एक का फायदा अब का है और दूसरे का फायदा बाद का है। यानी एक मान लो कि आप अग्निकुंड को जाता हुआ पुष्पों का मार्ग है, यानी एक फूलों का मार्ग है जो अग्निकुंड तक जाता है। जब तक चलेंगे फूलों पर मौज ही मौज है, और आखिरी गंतव्य है अग्निकुंड। तो जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो किसको चुनेगा? फूलों का मार्ग और गंतव्य अग्निकुंड। और दूसरा कांटों का मार्ग और उसकी मंजिल मान लो जन्नत हो, स्वर्ग हो, तो कांटों के मार्ग पर चलकर तकलीफें झेलकर संघर्ष करके, ठीक है, दुख झेलकर जब आप पहुंचेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा। अब ये दो मार्ग हो गए, यानी दोनों के दोनों कैसे मार्ग हैं? नकारात्मक है। वजह क्या है? एक का लक्ष्य नकारात्मक है, दूसरे का मार्ग नकारात्मक है। अब इनमें से कौन सा चुने? मान लो आपको लगता है कि भाई संघर्ष करते करते कांटों पे चलते चलते 40-45 साल के हो जाएंगे, बूढ़े तो वैसे भी हो जाएंगे, फिर स्वर्ग प्राप्त करके भी क्या करना है? चलो फूलों वाला सुनते हैं, तो एक जमाने तक तो मौज करेंगे, सुखी रहेंगे, और उसके बाद कोई नहीं, अग्निकुंड में गए तो मर जाएंगे, और क्या। ऐसा आदमी सोच सकता है। तो जब व्यक्ति के सामने दो प्रकार की नकारात्मक स्थितियां हों, जब
दो विकल्प हो, जब दो विकल्प हो चयन करने के लिए, ठीक है, और सॉरी दोनों विकल्प कैसे हो ये लिखना भी जरूरी है। दो विकल्प हो, एक अच्छा और दूसरा बुरा, एक अच्छा और दूसरा बुरा हो, तब इसको क्या कहेंगे आप? उपागम परिहार द्वंद्व। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं हम उपागम परिहार द्वंद्व में। एक है परिश्रम और मौज। उदाहरण के अंदर लिख लेते हैं परिश्रम और आराम। क्या परिश्रम अच्छा नहीं है? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन किसी व्यक्ति की नजर में परिश्रम परिहार हो सकता है। परिश्रम परिहार कैसे हो सकता है? कि परिश्रम करने में तकलीफ हो सकती है। किसी व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है वो परिश्रम के रिजल्ट से प्रभावित होकर उसको उपागम मानेगा। अलग अलग मानसिकता के लोगों का अलग अलग मानना। परिश्रम के अलावा दूसरा है आराम करना। ठीक है, ये दो विपरीत दशाएं, ये अलग अलग व्यक्तियों के लिए उपागम और परिहार हो सकती है। जो बीमार व्यक्ति है, जिसका शरीर ठीक नहीं है, क्या वो परिश्रम करे तो अच्छी बात है? नहीं है। परिश्रम हर स्थिति में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन जिसके लिए परिश्रम अच्छा है उसके लिए आराम बुरा है, और जिसके लिए आराम अच्छा है उसके लिए परिश्रम बुरा है। और परिस्थिति परक आराम और परिश्रम दोनों सही है, लेकिन किसी एक समय के लिए दोनों में से एक विकल्प को चुनना हो तो फिर ये क्या हो जाएंगे? उपागम परिहार द्वंद्व। यानी दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को पकड़ना है, एक अच्छा है और एक बुरा है। ठीक है, बाकी अच्छे और बुरे परिस्थितियों के हिसाब से होते रहते हैं। ये हो गया हमारा तीसरे नंबर का शायद, हाँ तीसरा हो गया। अब चौथा करते हैं आगे, फ्रस्ट्रेशन या भग्नाशा या कुंठा। नंबर 4 भग्नाशा, यानी जब आशा टूट जाए, आशा भग्न हो जाए। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं कुंठा। इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, है ना, अंग्रेजी वाले इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, भग्नाशा कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जब होता है व्यक्ति को, तब उसका परिणाम क्या होता है? देखो किस परिणाम से ये होती है। देखो व्यक्ति कुंठित या आशाओं के टूटने का शिकार कब होता है? जब वो किसी काम को करता है लगातार, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है, लेकिन अयोग्यता के कारण या प्रयास अच्छे नहीं होने के कारण वो विफल हो जाता है। अब विफल होने के बाद उसकी मनोरचना इस प्रकार की होती है कि उस लक्ष्य को अनैतिक तरीके से प्राप्त करने की योजना बनाता है, और जब वो इस प्रकार की सोच रखता है तो इसको कहते हैं भग्नाशा या कुंठा। ठीक है, तो जब व्यक्ति बार बार किसी काम में असफल होता है और बार बार असफल हो जाता है, प्रयास करने के बाद असफल हो जाता है, तब उसकी आशा टूटना और उसका नकारात्मक परिणाम होता है भग्नाशा या कुंठा। कुंठा अपराध प्रेरणा की तरफ लेकर जाती है। इसके जांच के लिए ना एक टेस्ट पढ़ा था हमने व्यक्तित्व परीक्षणों के अंदर, रोजेनविंग का चित्र नैराश्य परीक्षण या चित्र कुंठा परीक्षण। उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि रोजेनविंग का जो चित्र परीक्षण है वो किस प्रकार के द्वंद्व को, किस प्रकार के कुसमायोजन के कारक को मापता है, तो वो होता है भग्नाशा। हम लिखेंगे आगे। ठीक है, अब ये कब होता है? लिखो, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बार बार असफल हो जाता है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बार बार असफल हो जाता है ना, बार बार आई असफलता कुंठा पैदा करती है। असफलता प्राप्त करता है तो क्या होता है? तो आशा टूट जाती है, आशा टूट जाती है। यानी अब उसको ये कंफर्म हो चुका है कि वो किसी अमुक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा या एनी हाउ वो कामयाब नहीं हो पाएगा। यानी वो एक हिस्से तक जाकर, एक लक्ष्य तक जाकर अपनी असफलता, अपनी अयोग्यता को स्वीकार कर चुका होता है। इसी को कहते हैं भग्नाशा या फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसके कारण टूट जाती है तो मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। इसके कारण है ना, अगर कुंठा या भग्नाशा का सही तरीके से समायोजन करके इसका निराकरण नहीं किया जाए तो अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। कुंठित या आशाओं से टूटे हुए व्यक्ति, असफल हुए व्यक्ति अक्सर क्या करते हैं? असामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके माप के लिए, मापने हेतु एक परीक्षण हमने पढ़ा है, उसको यहीं पर लिखते हैं, रोजेनविंग का चित्र नैराश्य परीक्षण। रोजेनविंग का चित्र नैराश्य परीक्षण। देखिए, जब आशा टूटेगी तो उसको नैराश्य कहेंगे, और भग्नाशा को भी हम यहां पर भी नैराश्य कह सकते हैं, नैराश्य। जब आशा टूटती है, आशा शेष नहीं रहती है, तो उसको कहते हैं नैराश्य, भग्नाशा या कुंठा।
और रोजेनविंग के परीक्षण के द्वारा किसका माप किया जाता है? नैराश्य, भग्नाशय या कुंठा का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसको चित्र नैराश्य परीक्षण भी कहते हैं और चित्र कुंठा परीक्षण भी कहते हैं। पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट पीएफटी, ये रोजेनविंग से रिलेटेड है और व्यक्तित्व के अंदर हमने इनको पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमको पढ़नी है बातें, उनमें से एक आखिरी चीज बचती है, दुश्चिंता या फिर एंग्जाइटी। 5 को पढ़ ले, चिंता या दुश्चिंता एक ही बात है। नंबर 5 दुश्चिंता या फिर चिंता, ये होती है चिंता। देखो, चिंता मत करो हम कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है टेंशन नहीं निकलता है। चिंता और टेंशन के अंदर बहुत फर्क है। दुश्चिंता या चिंता को इंग्लिश में कहते हैं एंग्जाइटी, एंग्जाइटी। ठीक है, एंग्जाइटी कब होती है? तो पहली चीज ध्यान रखो कि एंग्जाइटी का संबंध अचेतन मस्तिष्क से। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुसंयोजन का कारक अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, तो वो होता है एंग्जाइटी। दुश्चिंता जो है किससे जुड़ा हुआ मैटर है? अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। और अचेतन मन के अंदर होती क्या है? दमित इच्छाएं। ठीक है, तो दमित इच्छाएं जब इतनी ज्यादा हो जाए कि अचेतन मन चेतन मन पर हावी होने लगे, यानी दमित इच्छाएं चेतन मस्तिष्क में आकर हमारे व्यवहार में आने की कोशिश करें और हमारा जो अर्धचेतन मन होता है, ईगो होता है, उनको रोकने की कोशिश करें, तब हमारे मानसिक हालात जो खराब होंगे उनको कहते हैं दुश्चिंता या एंग्जाइटी। यानी ये व्यक्ति के इतिहास से संबंध रखती है ना, यानी इसको लिखेंगे जब व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं, व्यक्ति के अचेतन मन की, सिर्फ अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाएं नहीं होती भाई, अचेतन मन की बातें, ध्यान रखना, अचेतन मन की बातें, कई सारी चीजें हो सकती है बातें। अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाओं के अलावा दमित भाव भी हो सकते हैं। जैसे इच्छा तो कुछ प्राप्त करने की होती है, लेकिन कोई भाव है करुणा का भाव, खुद पर जब दया आती है या किसी और प्राणी पर दया आती है तो उसका जो परिणाम होता है रोदन के रूप में, रोने के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति के अचेतन मन के अंदर कोई ऐसा भाव छिपा हुआ है जो उसको दुखी करता है, तो वो जबरदस्ती चेतन मस्तिष्क में आने की जब कोशिश करता है, तब व्यक्ति का दिमाग खराब होता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं दुश्चिंता या एंग्जाइटी यानी अचेतन मन। जब व्यक्ति के अचेतन मन की बातें चेतन मस्तिष्क में आने का प्रयास करती है, चेतन मन में आने की कोशिश करती है, और जब अचेतन मन में आने की कोशिश करती है तो बताओ समायोजन बनाने के लिए कौन सा मन है जो बीच में आएगा? अर्धचेतन मन आएगा। ठीक है, अर्धचेतन मन जो है वो बीच में आएगा। अर्धचेतन मन या ईगो बीच में आके रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो चिंता बढ़ती जाएगी। ठीक है, अचेतन मन के अंदर जो बुरी बातें होती है उनको अर्धचेतन मन चेतन मन में आने से रोकता है, जिसकी वजह से एक समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व के समायोजन के अंदर, व्यक्तित्व के सामंजस्य के अंदर जो है ईगो का महत्वपूर्ण रोल होता है, और समायोजन बनाने में जो है अचेतन मन या आईडी का इंपॉर्टेंस रोल होता है। ये थे 5 प्रकार के, 5 अलग अलग टाइप की समायोजन की बिगाड़ने वाले कारक, यानी वो कारण जिनकी वजह से व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है। अब हमको देखना है समायोजन, अब हमको देखना है समायोजन की रक्षा युक्तियां, कुसमायोजन से बचाने वाली या मानसिक ऐसा व्यवहार करना जिसकी वजह से व्यक्ति समायोजन से बच सके। ठीक है, रक्षा युक्तियां देखना है, तो इसको हम पढ़ेंगे समायोजन के उपाय, समायोजन के उपाय या फिर युक्तियां। कोई भी जुक्ति लगाना, कोई भी जुगाड़ करना, कोई भी ऐसा तरीका अपनाना जिससे हम कुसमायोजन से बच सकें। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे साधारणतया मैं बता देता हूं। मान लो आप कोई टारगेट बनाते हैं कोई नौकरी लगने का, और बाई चांस किसी कारण से आप नौकरी नहीं लगते हैं, तो आप उसकी जगह कोई दूसरा काम चुन लें। यानी आपने लक्ष्यों को प्रतिस्थापित कर दिया और दूसरे लक्ष्य को पहले लक्ष्य की ज्यादा अपेक्षा ज्यादा बेहतर बता दिया। आप नौकरी नहीं लग गई, आपने कोई धंधा कर लिया, और अब आप ये सोचते हैं कि धंधा करके मैंने अच्छा किया, वरना नौकरी करके तो मैं गुलाम हो जाता, धंधा करके मैंने बहुत बढ़िया कर लिया, मैं स्वतंत्र हूं, मेरा निर्णय अच्छा हो गया। तो अगर आप ये सोचें कि नौकरी गई भाई साहब, जिंदगी झंड हो गई, अगर ऐसा सोचेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा। अब उस खराब दिमाग होने की स्थिति से बचने के लिए आपने क्या किया? बिजनेस को बढ़िया बना दिया अपनी नजर में, बार बार ये कह करके धंधा करना अच्छी चीज है ना, बिजनेस करना है। तो फिर उसकी वजह से क्या है, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आपने क्या जुगाड़ लगाया? आपने एक तरकीब बनाई, लक्ष्यों को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी आपने पुराना लक्ष्य छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, भुला दिया, और नए लक्ष्य को अपनी नजर में बेहतर बना दिया। तो इसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो गया। तो ये हो गई मानसिक स्वास्थ्य बनाने वाली युक्तियां। अब इन युक्तियों के 2 प्रकार हैं, ध्यान रखना।
दो प्रकार। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए समायोजन की युक्तियां या जुगाड़ के कितने प्रकार हैं? दो। एक प्रकार है प्रत्यक्ष विधियां, प्रत्यक्ष विधियां या प्रत्यक्ष उपाय, और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष उपाय। ठीक है। अब प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड जो होती है उनकी वजह से हम क्या करते हैं, कुसमायोजन के कारणों से सीधा लड़ते हैं। अप्रत्यक्ष विधियां होती है उनके अंदर हम कुसमायोजन के कारणों को बाहर नहीं लाते, कुसमायोजन के जो कारण होते हैं उनको बाहर नहीं लाते और गुप्त रूप से उनसे लड़ाई लड़ते हैं। तो सीधे रूप से जो लड़ाई लड़ते हैं इसको कहते हैं कोपिंग व्यवहार। ध्यान रखना, कोपिंग व्यवहार, इसको सिर्फ कोपिंग ही कहेंगे या ऐसे कह सकते हैं कोपिंग व्यवहार। इस शब्द का भी प्रयोग होता है कि कोपिंग व्यवहार व्यक्ति कब करता है, जब कुसमायोजन के कारणों से प्रत्यक्ष लड़ाई करता है। ठीक है। और कोपिंग शब्द जो होता है इसका वर्ड मीनिंग भी यही होता है, इसका मीन भी यही होता है, लड़ना। क्या करना? प्रत्यक्ष लड़ना या झगड़ना, सामना करना। इसका मीन होता है सामना करना। आप किसी काम को करने में अगर नाकाम हो गए तो उसको भुला दें, दमन कर दें। जबरदस्ती दिमाग को दबाकर न चाहते हुए उसको भूल जाएं तो वो है अप्रत्यक्ष तरीका। अप्रत्यक्ष उपाय लिखना था। अप्रत्यक्ष तरीका हो गया क्योंकि आपने अपनी असफलता को भुलाया है। तो अगर भुलाया है तो आपने प्रत्यक्ष लड़ाई थोड़ी लड़ी है, तो वो हो गया अप्रत्यक्ष तरीका। लेकिन आप किसी काम में नाकाम हुए, फिर आपने नाकामी के कारणों से लड़ते हुए नाकामी के कारणों को समाप्त किया और सामना करके आप जीत गए, मतलब आपने क्या किया? प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ी। तो समायोजन बनाने की कितनी युक्तियां होती? दो प्रकार की। और जो प्रत्यक्ष सामना करने वाली युक्तियां इनको कोपिंग व्यवहार कहते हैं। कोपिंग का अर्थ होता है सामना करना या लड़ाई लड़ना। ठीक है। और ये जो होती है इनको कहते हैं मनोरचनाएं। इनको क्या कहते हैं? मनोरचनाएं। मनोरचनाएं या मनोयुक्तियां। मनोयुक्तियां सिर्फ दिमाग के अंदर कोई जुगाड़ लगा देना। प्रत्यक्ष परिणाम बदलते नहीं उससे, इससे प्रत्यक्ष परिणाम बदलते हैं। कुसमायोजन के कारण जो परिणाम चेंज होते हैं उन परिणामों को फिर से बदलकर समायोजन बनाने के लिए इनके परिणाम निश्चित होते हैं, सामने दिखाई देते हैं, और इनके परिणाम सामने दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। इनके भौतिक परिणाम होते हैं, भौतिक परिणाम। मैं अभी बता दूंगा किस प्रकार से भौतिक परिणाम होंगे, और इनके जो परिणाम आएंगे अभौतिक परिणाम होंगे, यानी सिर्फ हमारे मस्तिष्क के अंदर ही इनके परिणाम आएंगे, तभी तो इसको मनोरचना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि भाई आप नौकरी नहीं लगे, तो आपने क्या किया कि नौकरी से बिजनेस को बेहतर बनाते हुए खुद को समझा दिया, नौकरी की इच्छा को दबा दिया, वो हो गई मनोरचना। ठीक है। दूसरा, आप एक तरीके से पढ़कर नौकरी नहीं लगे, निराश हुए एक बार के लिए। दूसरी बार आपने कंटेंट बदला, बुक्स बदली, मार्गदर्शक बदले, कोचिंग बदली, पढ़ाई के घंटे बढ़ा दिए, यानी आपने क्या किया? मार्ग बदल दिया। लक्ष्य वही है, मार्ग बदल दिया, तो बदले हुए मार्ग के कारण आप कामयाब हो जाते हैं। तो दूसरी बार आपने समायोजन का कौन सा तरीका अपनाया? प्रत्यक्ष उपाय अपनाया। तो इसका परिणाम कैसा रहा? भौतिक परिणाम रहा। यानी आपने अपना मार्ग बदलकर समायोजन स्थापित करते हुए वापस वही परिणाम प्राप्त कर दिया जिस परिणाम की इच्छा थी। और अभौतिक यानी कि अदृश्य परिणाम जिसमें प्राप्त होते हैं, सिर्फ मन को खुश किया जा सकता है, वो होता है अप्रत्यक्ष उपाय, या इनको कहते हैं मनोरचनाएं अथवा मनोयुक्तियां। आगे हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन सी प्रत्यक्ष उपाय की विधियों का हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी अप्रत्यक्ष रक्षा की जो युक्तियां होती है उनका इस्तेमाल आदमी करता है। इनको देखते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं प्रत्यक्ष उपाय या प्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष उपाय, ये चार उपाय हैं और इन चारों उपायों का रट्टा मारना है। बाकी वाले जो उपाय हैं उनके अंदर समझने की चीजें वैसे जैसे टाइप्स ऑफ हमने वो पढ़े हैं कुसमायोजन के कारणों को। ठीक है। तो इसके अंदर पहला कारण है बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना या नष्ट करना। जब लक्ष्य प्राप्ति के अंदर कोई बाधा आती है, कोई रुकावट आती है, कोई कमजोरी बीच में आती है, अयोग्यता दूर बीच में आती है, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस बाधा को अगर नष्ट कर पाए तो उसको नष्ट कर देंगे। और व्यक्ति अगर बाधा को नष्ट करके कुसमायोजन से पूर्व की समायोजन की स्थिति में वापस लौट जाता है, इसको कहते हैं बाधाओं को दूर करना, और ये हुआ प्रत्यक्ष उपाय। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो, सारे नौकरी की समझ में क्यों उदाहरण लेने, मान लो पर्वत पर कोई ध्वजा लगी है और किसी धावक को उसे हासिल करना है। ठीक है। पहाड़ के ऊपर ध्वजा लगी है, कोई धावक को दौड़कर एक निश्चित समय के अंदर उसको प्राप्त करना है, लेकिन रास्ते के अंदर है ना कांटे और पत्थर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है
इनके तक ध्वजा को लेने तक पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए निराश होता है, कुसमायोजित होता है, दिमाग उसका अस्वस्थ हो जाता है। दूसरी बार में उसको फिर मौका वो प्राप्त करने का मिले तो फिर वो क्या करेगा, सबसे पहले ध्वजा लाने जाने से पहले वो मार्ग को साफ करेगा, बाधाओं को दूर करेगा और सीधा सीधा पहुंच जाएगा। ये सबसे भौतिक और सबसे सरल उदाहरण है। अब इसको कॉम्प्लेक्स करके आप अपनी नौकरी के संबंध में बाधाएं हो, किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाधाएं हो, देखो हर जगह नौकरी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट हो गई नौकरी। कोई भी उदाहरण देखो तो सबसे ज्यादा नौकरी याद आती है, ठीक है। कंपटीशन के विद्यार्थी हैं आप भी, और कंपटीशन का अनुभव हमारा भी इतना ज्यादा हो गया है कि कंपटीशन के सिवा कुछ दिखता नहीं। नौकरी, परीक्षाएं, पेपर, जीवन ही पूरा का पूरा इन चीजों से ओरिएंट हो चुका है। चलो हालात हैं। देखिए, बाधाओं को दूर करना और नष्ट करना पहला तरीका हो गया कि कुसमायोजन के कारण बनने वाली बाधाएं या समायोजन के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनसे लड़कर उनको खत्म करके उनको दूर किया जाए तो हो जाती है पहला उपाय अपना पूरा। और दूसरा उपाय है जो कार्य विधि बदलना, मार्ग बदलना, है ना। कार्य विधि परिवर्तन, कार्य विधि परिवर्तन, इनको समझना पड़ेगा, ठीक है। समझे नहीं ना तो शब्द अलग भी उपयोग हो सकते हैं, यानी मार्ग बदलना, ठीक है। तकनीक परिवर्तन भी आ सकता है, कार्य विधि परिवर्तन, मार्ग बदलना या तकनीक परिवर्तन। इसके अलावा कितने शब्द आ सकते हैं, हिंदी में कई सारे आ सकते हैं। तो क्या करना है, समझना है। कुसमायोजित हो चुके हैं आप, मान लो कुछ परिणाम ऐसे आए आपके सामने जिसकी वजह से आप कुसमायोजित हो गए, लेकिन अब उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपने पिछली बार जो तरीका अपनाया ना, उस तरीके को छोड़कर इस बार नया तरीका अपनाएंगे, इस बार नया तरीका अपनाएंगे। मान लो पिछली बार आपने क्या किया, एमसीक्यू से परीक्षा की तैयारी की जिसकी वजह से आप फेल हो गए। इस बार आपको पता चला कि एमसीक्यू और शॉर्ट ट्रिक्स किसी कामयाबी की, किसी परीक्षा को पास करने का कारण नहीं बन सकते थे। इस बार आपने कंटेंट को संपूर्णता से पढ़ा, बढ़िया तरीके से मेहनत की और इस बार आप काम हो गए। मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य को बदलना या मार्ग को बदलना, लक्ष्य इसमें चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें लक्ष्य वही रहता है। पहली बार पटवारी की तैयारी की, एमसीक्यू से फेल हो गए, दूसरी बार कंटेंट से तैयारी की, पास हो गए। लक्ष्य पटवारी की परीक्षा सेम है, लक्ष्य नहीं बदला है, लेकिन आपने क्या कर दिया, मार्ग या तकनीक लक्ष्य को हासिल करने की बदल दी, तो ये हो गया कार्य विधि को बदलना। तीसरा है लक्ष्य प्रतिस्थापन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, ठीक है। इसमें आपने अपना गोल डिस्प्लेस कर दिया, जिस लक्ष्य के लिए आप कोशिश कर रहे थे उसमें असफल हो गए, आपका मानसिक समायोजन बिगड़ गया, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब आप क्या करते हैं कि उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नौकरी की तैयारी की, यूपीएससी की, आईएएस बनने के लिए फेल हो गए तो स्टेट पीसीएस चुन लिया, ठीक है, और आरएएस बनने के पीछे लग गए। तो आपने क्या किया, कुसमायोजन को खत्म करने के लिए, समायोजित होने के लिए लक्ष्य बदल दिया। या फिर इसका और एग्जाम्पल है, नौकरी की तैयारी करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए लक्ष्य प्रतिस्थापित करके क्या कर देते हैं, बिजनेस को बढ़िया बना के, बिजनेस को अच्छा मान के उसको करने लगते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब होता है लक्ष्य बदल देना, लक्ष्य बदल देना। इसके अंदर अपने क्या बढ़ा, मार्ग, इसके अंदर क्या बदल रहे, लक्ष्य। तो कार्यविधि परिवर्तन में लक्ष्य बदलता है और मार्ग बदलता है, और लक्ष्य प्रतिस्थापन के अंदर क्या बदलता है, मार्ग बदल देता है। आखिरी है विश्लेषण एवं निर्णय, विश्लेषण एवं निर्णय, विश्लेषण एवं निर्णय। ये वो प्रक्रिया है जिसमें समस्या समाधान विधि का प्रयोग होता है। समस्या समाधान या तार्किक चिंतन, समस्या समाधान और तार्किक चिंतन। आप अपनी नाकामी या कुसमायोजन के कारणों पर गंभीर विश्लेषण करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं और आखिरकार ये समझ लेते हैं कि आपकी नाकामी के पीछे कारण क्या है, निदान कर लेते हैं और फिर समझपूर्वक समस्या समाधान विधि से उसके समाधान की कोशिश करते हैं और कई प्रयासों के बाद कामयाब हो जाते हैं। तो ये होती है विश्लेषण एवं निर्णय। सबसे उच्च, सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे अधिक मानसिक योग्यता लगने वाली जो विधि है वो सबसे आखिरी और विश्लेषण एवं निर्णय वाली विधि है। ये हो गए 4 प्रत्यक्ष उपाय। अब हमें आगे पढ़ने तमाम अप्रत्यक्ष उपाय, कई सारे हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष उपायों को आपको समझना है। अप्रत्यक्ष उपाय, अप्रत्यक्ष उपाय जो होते हैं ना, वो मन को मनाना होता है, ठीक है। मन को मना लिया, फेल हो गए तो हो गए, अब रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष विधियों के अंदर रिजल्ट बदल रहे थे, या रिजल्ट बदलेगा नहीं। आपके दिमाग खराब होने का कारण जो भी खराब रिजल्ट था वो बदलेगा नहीं, सिर्फ आप मन को समझा सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं मनोरचनाएं, इनको कहते हैं मनोरचनाएं या फिर मनोयुक्तियां, है ना, मनोयुक्तियां।
ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी मनोयुक्तियां आती है, एक एक मनोयुक्ति को अपने को समझना है। जो मनोयुक्तियां सबसे ज्यादा पूछी जाती है उन पर हम बढ़िया ध्यान से पढ़ेंगे, और जो कम पूछी जाती है उनको कम ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि सब इंपॉर्टेंट होता है, आजकल परीक्षा के अंदर पता नहीं चलता कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। तो पहली पहली आप देखो, नाम है युक्तिकरण। युक्तिकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्लिमेशन। अंग्रेजी वाला यहां भी याद रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना हिंदी वाले कई रटने पड़ेंगे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन करना यानी युक्तिकरण करना। इसको औचित्य स्थापन या तर्क संगतिकरण भी कहते हैं। औचित्य स्थापित करना, औचित्य स्थापना, औचित्य स्थापन, या फिर कहते हैं तर्क संगतिकरण, तर्क संगतिकरण। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आप नाकाम हो गए, और नाकाम होने के बाद आपने क्या किया, औचित्य स्थापन करने के लिए, तर्क संगतिकरण करने के लिए ऐसी युक्ति का उपयोग किया कि आपने उस लक्ष्य को ही खराब बता दिया। आप कहते हैं कि मैं तो उसको प्राप्त करना ही नहीं चाहता, वो तो है ही खराब, यानी कि अंगूर खट्टे। बढ़िया उदाहरण इसका युक्तिकरण के लिए ये रखना है कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जब प्रयास करता है और फेल हो जाता है तो अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण हो गया, अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण। दूसरा, नौकरी तो गुलामी है, नौकरी तो गुलामी है। ये दो उदाहरण हो गए। इन उदाहरणों से जो बात समझ में आती है वो समझ में आई हुई बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है शब्दों की अपेक्षा। अब शब्द क्या प्रयोग करेंगे, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो अपने मन में यह तर्क स्थापित करता है कि कैसे मैं अपनी असफलता को सही ठहराऊं। ठीक है, असफलता या स्वयं को सही ठहराने के लिए व्यक्ति जो बहानों का उपयोग करता है उसको कहते हैं युक्तिकरण। ठीक है, स्वयं की नाकामी को छिपाने के लिए, दूसरों पर नहीं डाल रहे, ध्यान रखना, दूसरों पर नहीं डाल रहे। दूसरों पर डालेंगे तो युक्ति बदल जाएगी। सिर्फ अपनी नाकामी को ढक लेना, दूसरों तक पहुंचने नहीं देना। ठीक है, स्वयं की नाकामी को छिपाने के लिए तर्क उपाय ढूंढना। स्वयं की नाकामी खुद के सामने भी है, और खुद के सामने नाकाम होने की कोई खास रिजल्ट नहीं होता। मान लो आप किसी दौड़ में दौड़े और फेल हो गए, किसी ने देखा नहीं, आप हार गए, एक धावक के रूप में आप नाकाम हो गए, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने देखा थोड़ी है। और जब किसी ने देखा नहीं तो आपको कोई चिंता भी नहीं, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा ही नहीं। लेकिन आपको उसके लिए उपाय करने और छिपाने कब पड़ेंगे, जब समाज या बाकी दुनिया लोग देखेंगे कि आप फेल हो गए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नाकामी को छिपाना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन करने के लिए हमको चाहिए तर्क, हमको चाहिए उपाय, हमको चाहिए बहाने। हमको क्या चाहिए, बहाने। तो इसको सरल से क्या कहेंगे, बहाने बनाना। ठीक है, अंगूर को खट्टा बताना, नौकरी को गुलामी बताना, और कह देना कि नौकरी कौन करे। ठीक है, हम तो कोई स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना जैसे लड़के जब भी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रमुख है। कंपटीशन के स्टूडेंट जब नहीं पढ़ना चाहते ना तब ऐसा कहते हैं, कुछ बड़ा करेंगे, जब भी करेंगे कुछ बड़ा करेंगे। वो बड़ा क्या होता है कभी आता ही नहीं है बड़ा। चलो अगला करते हैं, दमन। दमन करना या फिर कह सकते हैं अवदमन। शब्द से समझ गए होंगे इसका अर्थ होता है मतलब जबरदस्ती किसी चीज को दबाना। ठीक है, रिप्रेस करना, दबा देना, रिप्रेशन। रिप्रेशन, दमन करना, दबा देना। देखो, किसी नाकामी को जबरदस्ती भुला देना और दुखदाई विचार हो, अप्रसन्नता का कारण हो, विषाद का कारण हो, खुद को दोषी या अयोग्य मानने वाली बात हो, उन तमाम स्मृतियों को इकट्ठा करके जबरदस्ती जब भुलाया जाता है तब उसको कहते हैं दमन करना या अवदमन। ध्यान रखना, चेतन तरीके से उद्देश्य के साथ दबाया जाता है या भूली जाती है चीजों को, असफलताओं को, नाकामियों को, कुसमयोजन के कारणों को, तब उनको शमन कहते हैं। और जब मजबूरी से दबाया जाता है जबरदस्ती, उसको कहते हैं दमन। ठीक है, तो किन किन को दबाना, नाकामी। ठीक है, बुरी याद, इसके अलावा दुखदाई चीज,
यानी यही समायोजन बिगाड़ सकती है। जितनी समायोजन बिगाड़ने वाली चीज होती है उन सबको, नाकामी, बुरी यादें, दुखदायी चीज को जबरदस्ती भूलना नहीं चाहते फिर भी भूलने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती अचेतन मन में भेजना यानी भुलाना। अचेतन मन में जो चीजें होती है वो चेतना में नहीं आती, और जो चेतना में नहीं आती वो याद नहीं रहती। ठीक है, कभी कभार मजबूरन स्थितियों के अंदर ये चेतन मस्तिष्क में आने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दुश्चिंता। ठीक है, अचेतन मन में रखना यानी कि भुलाना, अर्थ क्या बनेगा? भुलाना। इस तरीके को कहते हैं दमन करना या अवदमन करना या रिप्रेशन करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दमन नाम की रक्षा युक्ति। ठीक है, सॉरी, ये हो गई मनोरचना। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं किया, मनोरचना बनाई, सिर्फ हमने मानसिकता बना दी, मन में मान लिया कि ऐसा हो, बाकी हकीकत में भौतिक रूप से कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि ये तो अभौतिक होती है। ठीक है, अगला देखो आप, प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन, अर्थ क्या होगा? प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है वापस लौटना, फिर से लौटना, पीछे लौटना, उल्टा जाना, और इसको कहते हैं रिग्रेशन। रिप्रेशन का मतलब अवदमन और रिग्रेशन का वापस आना। ठीक है, नंबर 3, प्रतिगमन करना। प्रतिगमन का मतलब, गमन का मतलब जाना और प्रतिगमन का मतलब वापस आना, रिग्रेशन। ठीक है, प्रतिगमन का मतलब क्या होता है? विकासीय अवस्थाओं में पीछे की ओर लौटना, विकासीय अवस्थाओं में पीछे की ओर लौटना। इसके उत्तर बड़े सरल होते हैं। जब मानसिक स्थिति खराब होती है तब व्यक्ति क्या करता है? बचपन की तरफ लौटता है, बाल्यावस्था की तरफ लौटकर अपने मानसिक समायोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा होगा, जब व्यक्ति बाल्यावस्था या बचपन बचपन या शैशव की तरफ लौटता है, की तरफ लौटना। कैसे? सिर्फ काल्पनिक रूप से लौटना। ठीक है, वास्तव में तो कोई वयस्क हो गया तो वापस बच्चा थोड़ी बन सकता है, लेकिन कल्पना करके वो कल्पना में बच्चा बनेगा और फिर बच्चे के जैसी हरकतें करेगा। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा मानसिक रूप से दुखी है तो माँ की गोद में सिर रख के सो के अगर रोता है, ठीक है, तो उसे लगता है कि वो बच्चे की तरह माता के आंचल में छांव की उसको जरूरत है। और अक्सर आदमी ऐसा करते हैं, खुशी के मौकों पे पेरेंट्स याद आए ना आए, लेकिन दुख के और तकलीफ के मौकों पर पेरेंट्स अवश्य याद आते हैं। तो वो क्या तकनीक है? वो प्रतिगमन या फिर रिग्रेशन है, जब हम बच्चे बनकर अपने दुख को भुलाते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति बाल्यावस्था, बचपन या शैशव की तरफ लौटता है और बच्चे जैसा व्यवहार करता है, और बच्चे जैसा व्यवहार करता है, इसके तगड़े उदाहरण बताता हूं मैं। जैसा व्यवहार करता है, जैसे बच्चे जैसे रोना। जैसे क्या? बच्चे जैसे रोना, छोटे बच्चे की तरह रोना। ठीक है, माँ की गोद में सर रखना, गोद में सर रखना। ठीक है, अब इसके दो और उदाहरण होते हैं, बोल के बताता हूँ। एक 10 साल का बच्चा है, मान लो। मनुष्यों के अंदर इससे है ना जन्मजात तत्व होता है। एक 10 साल का बच्चा है, उसका एक साल का भाई भी है। ठीक है, माता पिता उस बड़े बच्चे की बजाय छोटे बच्चे को अधिक प्रेम करते हैं, उसको अधिक वात्सल्य प्रदान करते हैं। उसकी वजह से बड़ा बच्चा दुखी हो जाता है, बड़ा बच्चा ईर्ष्या का शिकार हो जाता है, और वो भी छोटे भाई की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता है। वो भी छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलता है, छोटे भाई की तरह बार बार रोता है, क्योंकि ऐसा करके वो स्वयं को छोटा बना रहा है, जिसकी वजह से दोनों को समान प्रेम प्राप्त हो जाए, है ना। तो उस युक्ति को क्या कहेंगे हम? प्रतिगमन कहेंगे, बचपन की तरफ वापस लौटना कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेशन का, रिग्रेशन का उदाहरण। सॉरी, रिप्रेशन का मतलब तो अवदमन था, तो अवदमन का मतलब तो क्या था? कि जबरदस्ती किसी दुख की बात को दबाना। अगला हम कहते हैं उदात्तीकरण। ठीक है, मार्गांतीकरण, उदात्तीकरण। चलो, मार्गांतीकरण का मतलब मार्ग बदलना हो जाता है। उदात्तीकरण या शोधन या मार्गांतीकरण, इसमें क्या होता है कि खराब स्मृति की या किसी खराब बात का सकारात्मक या अच्छा उपयोग करना होता है। मान लो कि क्रोध आता है और क्रोध का उपयोग हमने ताकत में परिवर्तित कर दिया, गुस्से को सही ताकत में प्रयोग करके किसी ताकत से होने वाले काम को कर लिया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
उदात्तीकरण या शोधन या मार्गांतीकरण। व्यक्ति की किसी गलत आदत के कारण अच्छा परिणाम प्राप्त करना, इसको कहते हैं उदात्तीकरण, मार्गांतीकरण या शोधन। यानी हमने अपना मार्ग जो है उस मार्ग को बदल दिया और मार्गांतीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण कहेंगे नकारात्मक ऊर्जा या स्थिति को सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार में बदलना, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार में बदलना। यह तो हो गई भाषा की बात, स्वीकृत व्यवहार में बदलना, इस तरीके को कहते हैं मार्गांतीकरण या फिर शोधन। ठीक है, क्या इसका उदाहरण हो सकता है? तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण होता है एक बाल अपचारी का मुक्केबाज बनना, एक बाल अपराधी का मुक्केबाज या पहलवान बनना। बाल अपराधी की क्या विशेषताएं होती है हमने देख ली। ठीक है, तो उसका मुक्केबाज या पहलवान कैसे बनेगा? क्योंकि उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी, वो सुडौल काय होगा, वो बहुत ज्यादा शारीरिक हिंसा वाले काम करने पसंद करेगा। तो उसका वो जो व्यवहार है ना वो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य है। लेकिन उसने अपने इस व्यवहार को किस में बदल दिया? सकारात्मक तरीके से बदल दिया और बन गया मुक्केबाज या पहलवान। तो अब उसके पहलवान या मुक्केबाज होने के व्यवहार को समाज स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? तो बिल्कुल स्वीकार करेगा। तो उसकी पहले जिन गुणा ऊर्जाओं के कारण मतलब आलोचना होती थी उसके विरुद्ध अब लोग उसको स्वीकार करने लगेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है उदात्तीकरण, शोधन या फिर मार्गांतीकरण। अगला देखते हैं परिवर्तन, बदल देना चीजों को। क्या बदला जाएगा? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, लक्ष्य बदल देना और मार्ग को बदल देना, वो दोनों तो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रत्यक्ष युक्तियों के अंदर। अब पांचवा है रूपांतरण। ठीक है, रूप में बदलाव कर देना, चीजों को बदल लेना। ठीक है, जैसे एक प्रकार की असमायोजन के कारण को दूसरे कारण में बदल लेना, क्या कहलाता है? असमायोजन कहलाता है। जैसे मैं बताता हूं, एक कारण को दूसरे में बदलना। ठीक है, असमायोजन का एक कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति की स्थिति कारुणिक या दयनीय हो जाती है। अब वो नहीं चाहता कि लोग उस पर दया करें या करुणा करें, इसलिए उस करुणा और दया से बचने के लिए क्या करता है कि अपने इस दुख के कारण को दूसरे कारण से डिस्प्लेस कर लेता है और जिसकी वजह से उसको कह दिया जाता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। ठीक है, उदाहरण देता हूं, दुखी व्यक्ति कहे कि मैं दुखी या रोता हुआ व्यक्ति कहे कि वो अभी नींद से उठा है, वह अभी नींद से उठा है। मान लो कि किसी आदमी को दूसरा व्यक्ति रोते हुए देख लेता है। अब रोते हुए देखता है तो बेइज्जती होती है ना, खासकर लड़कों की। अब अगर रोता हुआ देख लिया तो मान लो कोई व्यक्ति तो इस प्रकार का हो कि उसको सिंपैथी चाहिए, लेकिन कोई हार्ड टाइप का हो सकता आदमी, उसे लगे कि आदमी रोता नहीं है, रोता देख लिया मतलब सामाजिक रूप से कमजोर सिद्ध हो गए, अब मजबूत खुद को दिखाए कैसे? तो वो वहां पर युक्तिकरण करेगा, एक युक्ति लगाएगा। ठीक है, और वो युक्ति लगाते हुए कहेगा कि मैं तो अभी अभी नींद से उठा हूं। ठीक है, अभी सोया हुआ था, नींद से उठा हूं, इसलिए रोता हुआ लग रहा हूं, बाकी मैं कोई उदास नहीं हूं। ठीक है, फिर कोई व्यक्ति एक और हो सकता है कि अपनी किसी दुख को भुलाने के लिए, दूसरों के सामने दुख को पेश नहीं करने के लिए अपने मानसिक रोग या आघात को शारीरिक रोग में बदलता है। ठीक है, कुसमायोजन, कुसमायोजन का कारण छिपाकर खुद को रोगी बताना। ठीक है, कारण छिपाकर खुद को शारीरिक रोगी बताना। ठीक है, खुद को शारीरिक रोगी बताना। ये उदाहरण हो गया किसका? रूपांतरण का। यानी कि यहां पर क्या किया? यहां पे कुसमायोजन के कारण का रूप बदल दिया गया। ठीक है, और इसको कहते हैं सॉरी रूपांतरण। अब इससे आगे जो है ना वो बड़ी सरल है। ठीक है, आसान आसान है। नंबर 6 ये है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, प्रतिक्रिया का अर्थ सामान्यतः ये समझना है आपको कि उल्टी क्रिया करना, गलत क्रिया करना, जैसी हकीकत है उसके खिलाफ क्रिया बनाना। और खिलाफ क्रिया क्या बनाएंगे? तो इसको लिखो, मनोस्थिति के विपरीत व्यवहार करना। मान लो आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं
और उससे जुड़ी हुई आपकी पहले की पूरी यादें, आप मिलते ही उसको गालियां देना चाहते हैं, उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहते हैं। ये आपके कुसमयोजित मस्तिष्क का तरीका है। लेकिन आपका चेतन मस्तिष्क कहता है कि बिल्कुल नहीं, गालियां देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना ये तेरे चेतन मस्तिष्क के खिलाफ है। लेकिन अचेतन मन कहता है कि झगड़ा कर। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप कि आपके मन में तो झगड़ा करना है, हकीकत तो आपकी ये है, लेकिन आप अपने आदर्शों या चेतन मन के वशीभूत उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो फिर वो आपने कौन सा निर्माण किया? प्रतिक्रिया निर्माण किया। मनोस्थिति के विपरीत दिखावटी व्यवहार करना, दिखावटी व्यवहार करना, व्यवहार करना। यहां एक उदाहरण दिया जाता है, मुख में राम बगल में छुरी। तो किसी व्यक्ति की बगल में छुरी और मुख में वो राम राम बोलता है तो वो कुसमायोजन का शिकार थोड़ी है, धोखा या छल कपट करना चाहता है। दरअसल ऐसा नहीं होता है। वो एग्जाम्पल यहां पर फिट नहीं बैठता है। मुंह में राम बगल में छुरी यहां पर बढ़िया बैठता है। मन भावे मूंड हिलावे, ठीक है, मन भावे मूंड हिलावे, ये उदाहरण यहां पे बढ़िया बैठता है। अब इसको समझते हैं। देखो कि व्यक्ति के मन में क्या है, उसको छिपाते हुए उसके विपरीत मनोस्थिति का दिखावा करना। जैसे हम किसी से मिलते हैं, अच्छी बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा है नहीं, लेकिन दिखावे के लिए, आदर्श के लिए, आदर्शों को जीवित रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका सम्मान कर देते हैं। तो फिर वो हो गई प्रतिक्रिया का निर्माण। आपके कोई घर आता है, आपको पसंद नहीं है कि वो घर आए, है ना, मेहमान, आपको घर आना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आपको उसका आव भगत करते हैं, बहुत बढ़िया लगा आपके आने से, है ना, आपके आने से हम तो न्याल हो गए। ऐसी प्रतिक्रिया जब हम देते हैं तो होता है प्रतिक्रिया निर्माण। मन की स्थिति कुछ और हो, लेकिन समायोजन बनाने के लिए हम दिखावटी व्यवहार करते हैं, उसको कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। और मन भावे मूड हिलावे, शायद आप समझ गए होंगे ना। किसी कुछ खाने के लिए कहते हैं, उसका मन करता है, उसकी मानसिक स्थिति ये है कि किसी के कहने से खाना नहीं, लेकिन खाने की इच्छा है ना। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं के हिसाब से भोजन और खाने की चीजें सबको अच्छी लगती है। कोई कहता है कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो झूठ बोल रहा है या फिर वो रोगी है ना, बीमार होता है तो खाना नहीं खाता है, या तो उसको बीमारी हो सकती है या फिर वो दिखावा कर रहा है। तो अधिकतम स्थितियों के अंदर ये होता है। अगला है शमन। शमन को हमने पहले समझ लिया है, सचेतन तरीके से या समझदारी से, उद्देश्यपूर्ण तरीके से दुख को भुलाना, शमन करना, है ना, बुझाना। शमन का वास्तव में अग्नि शमन होता है ना, उसकी तरह बुझाना होता है। बुझाना कब होगा? जब व्यक्ति सचेतन तरीके से, जब सचेतन तरीके से, सचेतन तरीके से उद्देश्यपूर्ण रूप से, यानी उद्देश्य है, दुखी नहीं हो रहा है, एक उद्देश्यपूर्ण रूप से, यानी कि सोच समझकर या समझदारी से, समझदारी से या आदर्शवाद से प्रेरित होकर, आदर्शवादी प्रेरणा से दुखदाई याद को या बात को दबाता है या भुलाता है। याद को भुलाता है ना, समझदारी से, यानी कि कोई मजबूरी नहीं है, वो दबाना उसकी मजबूरी नहीं है, या उसको दबाने की, अचेतन मन में डालने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो क्या करता है कि जीवन के कुछ निश्चित उद्देश्यों को याद करता है, समझदारी को बीच में लाता है और आदर्शों की दुहा देता है, और फिर बुरी याद को भूल जाता है। ठीक है, मान लो कोई प्रेम प्रसंग में फेल होता है आदमी, मान लो, तो अब फिर क्या करेगा? वो अचेतन मन में उसका जब दमन करेगा तब तो कहेगा कि जो था मेरे योग्य नहीं था, जो भी गया, लड़का था लड़की था, प्रेम टूटने में, तो जो भी था मेरे योग्य नहीं था, खराब था, ऐसा करेगा तो वो अचेतन मन में उस स्मृति को दबाएगा। लेकिन अगर वो सामाजिक भय के कारण उसको भुलाने की कोशिश करेगा कि ये जो था, मैंने जो किया या जो संबंध स्थापित किया वो गलत था, उद्देश्यपूर्ण रूप से वो सोच रहा है, या फिर वो समझदारी दिखा रहा है कि जो कुछ मैंने किया वो गलत था, बढ़िया है कि इस चीज से मैं अलग हो गया, आदर्शों का सहारा लेगा कि हमारे आदर्शों के अनुसार तो जो है प्रेम विवाह या प्रेम संबंध अच्छा नहीं है, तो फिर उसकी वजह से वो इस तरह से सोच समझकर सुप्रेशन करता है ना। सुप्रेशन हमने देखा ही नहीं, सुप्रेशन, सुपर तरीके से भूलता है, तो इसको हमें सुप्रेशन या शमन करना कह सकते हैं। ठीक है, अब इनके दो भाग किए जाते हैं मनोरचनाओं के, कभी गौण और मुख्य कहते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई खास अंतर है नहीं, गौण भी वैसी है और मुख्य जो मनोरचना है वो भी ऐसी है। अगला है तादाम्य स्थापित करना, तादाम्य स्थापना।
तादात्म्य स्थापना। तादात्म्य स्थापना का मतलब क्या होता है? स्वयं की असफलता को किसी दूसरे बड़े व्यक्ति की असफलता से जोड़कर खुद को बड़ा बताना। ठीक है, इसका तादात्म्य स्थापित करने का मतलब अपनी असफलता को किसी विख्यात किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति जो है ना विख्यात होना चाहिए, है ना, विख्यात व्यक्ति की असफलता से जोड़कर खुद को बड़ा या खुद को परिपूर्ण बताने की कोशिश करना, यानी खुद के गुण अवगुणों को छोड़कर दूसरे के गुण अवगुणों का अनुकरण करना, इसको कहते हैं तादात्म्य स्थापित करना। ठीक है, व्यक्ति से जोड़ना। ठीक है, जैसे कोई आदमी फेल हो जाता है तो वो कहता है अमिताभ 8वीं फेल है ना। कोई आदमी फेल हो जाता है तो कहते मान लो कि अमिताभ बच्चन जो है 8वीं फेल है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने गुणों का तादात्म्य किससे स्थापित कर रहा है? अमिताभ बच्चन से कर रहा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण यहाँ पे लिख देता हूँ, अमिताभ 8वीं फेल है, इससे आपको याद आ जाएगा, अमिताभ 8वीं फेल है। या कोई ढंग का पैसा नहीं कमाता है, बढ़िया नहीं रहता है ना, तब वो कह देता है कि भाई जो धीरू भाई अंबानी थे वो किसी जमाने में बस के कंडक्टर हुआ करते थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, समय के साथ मेहनत करके उन्होंने बहुत चीजें जो कमा ली। अब 8वां हो गया। 9वां देखो, क्षतिपूर्ति। कमी, किसी कमी के कारण, किसी आवश्यकता के पूरे न होने के कारण ही आदमी कुसमायोजन का शिकार होता है। आवश्यकताएं पूरी करना ही समायोजन है, पहले पृष्ठ पर पढ़ा था, है ना। तो 9वें नंबर पर हम देखते हैं कि क्षतिपूर्ति, कमी को पूरा करना। अब क्षतिपूर्ति का मतलब, क्षति क्या है? कुसमायोजन का कारण है, और पूर्ति क्या है? कि कुसमायोजन के कारण को किसी सही वस्तु से ढक देना, दूसरी तरीके से दूसरी वस्तु से ढकने की कोशिश जो की जाती है उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। जैसे एक अयोग्यता या असफलता, एक अयोग्यता या असफलता या नाकामी या अक्षमता, ठीक है, कितनी भी नेगेटिविटी यहां पे कोई वर्ड आ सकता, को दूसरी योग्यता, अयोग्यता का विपरीत क्या होगा? योग्यता या सफलता या क्षमता से ढकना। यानी एक रूप से नाकाम हो गए या प्राकृतिक रूप से कमी लेकर व्यक्ति पैदा हुआ तो उसकी वजह से उसका दिमाग खराब होगा। अब वो अपने दिमाग को सही करने के लिए, अपना मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कोई दूसरी सफलता प्राप्त करेगा, दूसरे रूप से सक्षम होगा, दूसरी योग्यता हासिल करेगा, तो उससे फिर क्या कहेंगे? उसको फिर कहेंगे हम क्षतिपूर्ति करना। जैसे एक दिव्यांग कक्षा में टॉप करता है, जैसे एक दिव्यांग कक्षा में टॉप करता है, कक्षा टॉप करना, देखिए क्या कमी है उसमें? वो दिव्यांग है लेकिन उसने दूसरी योग्यता हासिल कर दी कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट या फर्स्ट रैंक कराकर उसने कक्षा को टॉप कर दिया। ठीक है, दूसरा मैं बताता हूं, एक सामाजिक रूप से अस्वीकृत या बहिष्कृत व्यक्ति होता है, समाज से जिसको बाहर कर देते ना, बहिष्कृत लड़का, बहिष्कृत लड़का आईएएस बन जाता है, आईएएस बनना। ठीक है, और क्या, प्रेम में हारे हुए आईएएस कई बनते हैं, है ना। तो वैसे आईएएस तो बन गया लड़का बहिष्कृत, तो उसकी दिक्कत क्या थी कि बहिष्कृत होने की वजह से उसका समायोजन बिगड़ा। अब वो खुद को काबिल सिद्ध करने के लिए या फिर एक अयोग्यता असफलता को आईएएस की कामयाबी से ढक देता है। तो इस प्रकार की कमी को कहते हैं क्षतिपूर्ति। इसका एक और उदाहरण आता था पहले, एक ओल्ड क्वेश्चन में आया हुआ है कि एक मतलब छोटे कद की युवती होती है जो खुद की इस कमी को छिपाने के लिए क्या करती है, ऊंचे ऊंचे जो है हाई हील वाले सैंडल होते हैं ना, वो पहनती, ऊंचे सैंडल पहनती, जिसकी वजह से उसकी कमी पूरी हो जाए, तो इसके लिए वो समायोजन की ये युक्ति हो जाती। ठीक है, और भी समायोजन की कई युक्तियां होती, जैसे आक्रामक व्यवहार करना, किसी भी खराब परिस्थिति या कुसमायोजन के खिलाफ आक्रामक व्यवहार करना, जैसे कि क्रोध प्रकट करना, किसी को गालियां देना, जिसकी वजह से मन को थोड़ी शांति मिल जाए। वास्तविकता को अस्वीकार करना, है ना। हकीकत यह है कि मान लो आप कहीं फेल हो जाते हैं लेकिन आप वास्तविकता को अस्वीकार कर देते हैं, वास्तविकता अस्वीकरण, अस्वीकरण। ठीक है, यानी आप फेल हो गए बिल्कुल, लेकिन आप ये कल्पना करते हैं कि मैंने रिजल्ट ही नहीं देता। ठीक है, आप बीमार हैं, आपको कोई भारी बीमारी है, लेकिन आप ये खुद को ये बता रहे हैं, खुद को ये कह के खुश हो रहे हैं कि मैंने तो डायग्नोस ही नहीं करवाए, है ना। तो वास्तविकता अस्वीकरण का मतलब है नाकामी को अस्वीकार करना, अस्वीकार
करना। अपनी नाकामी को खुद के साथ ही अस्वीकार कर लेना एक और तरीका हुआ। एक और है मन तरंग, मन तरंग, या फिर काल्पनिक सुख प्राप्त करना, डे ड्रीमिंग करना। इसको मन तरंग या काल्पनिक सुख या कल्पना तरंग कहते हैं, है ना। इसके लिए एक शब्द आता है हवाई किले बनाना, टू मेक एयर केजल, ठीक है। जो हासिल नहीं किया जा सकता उसको हासिल करने की कल्पना करना और कल्पना के अंदर खुश होना। मान लो कोई व्यक्ति सपना बनाता है पायलट होने का, लेकिन सपना टूट जाता है, तो फिर वो क्या करता है कि सिर्फ भविष्य के अंदर पायलट होने का सिर्फ कल्पनाएं करता है, ठीक है। और कल्पना करके खुद के मन को शांत करता है, इसको कहते हैं मन तरंग या कल्पनाएं करना है, ठीक है। तो यह है कल्पना करके अप्राप्य लक्ष्य से निकटता प्राप्त करना, अप्राप्य लक्ष्य की निकटता महसूस करना, ऐसा सोचना कि वो तो अब पायलट बन ही चुका है, ठीक है। ये तो कई सारे थे तरीके थे सीधा सीधा अप्रत्यक्ष रूप से समायोजन के, ठीक है। अब हालांकि किसी बड़ी परीक्षा में होते तो और भी पढ़ते, लेकिन 11-12 हमने पढ़ लिए थे, काफी है। अब हम आगे जो दूसरे हैं आगे के यूनिट उसको करते हैं, कुसमायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। सामान्यतः कारण तो हमने लिख दिए, अभी भी जो पढ़ के आए वो सारे कारक ही कारक हैं, कारक ही मुख्य कारण है। जितने कारक पढ़ के आए वही, जैसे कि चिंता है, दुश्चिंता, दबाव, कुंठा, वो है ना, उनको हम कहेंगे जो कारण है मुख्य असमायोजन के, उनको। अब आगे उससे आगे पढ़नी है अध्यापक की समायोजन के अंदर भूमिका। इन दो यूनिट को, कक्षा भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन आगे इन दो बातों को इंपॉर्टेंट मानकर याद कर लेना, ठीक है। कुसमायोजन में अध्यापक की भूमिका, और उससे पहले पढ़ना है कुसमायोजन के कारण, ठीक है। कुसमायोजन के कारण कैसे कैसे हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कुसमायोजन के कारण। अब मैं एक बात बताता हूं कि इसका संबंध किससे है, कुसमायोजन का, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक तीनों पक्ष से। अब आदमी के अंदर ऐसी कोई भी कमी, ऐसी कोई भी बुराई जो कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, वो सारी कमियां, वो सारी सीमाएं पूरी तरीके से कुसमायोजन को प्रभावित करेगी। यानी सभी प्रकार की कमियां कुसमायोजन का कारण बन सकती है। जैसे मैं बता देता हूं, शारीरिक त्रुटि या शारीरिक कमी। शारीरिक कमी के अंदर किसकी कमी आ सकती है, वंशानुगत कमी, कोई वंशानुगत रोग हो गया, कुसमायोजन का कारण हो सकता है। शरीर रचना, शरीर की खराब बनावट या शरीर की खराब जो रचना है ना, वो भी कुसमायोजन का कारण बन सकती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमने इसमें किशोरावस्था में इसकी चर्चा की है कि किशोर जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां के इंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो स्राव होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से कुसमायोजन महसूस करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स ये जो होते हैं शारीरिक कारण होते हैं कुसमायोजन के, ठीक है। शारीरिक के अलावा मानसिक कारण क्या हो सकते हैं, कोई मानसिक आघात हो सकता है। मानसिक कारण का क्या, मानसिक आघात, मानसिक आघात, मस्तिष्क में कोई मानसिक चोट लगी हो। इसके अलावा मंद बुद्धिता, मंद बुद्धिता, किसी आदमी की बुद्धि कम काम करती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, इस बात से दुखी हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो, ठीक है। इस मानसिक को मनोवैज्ञानिक पे कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक। क्या इसके पीछे संवेगात्मक कारण हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। संवेगात्मक कारण क्या हो सकते हैं कि संवेगों का नियंत्रण नहीं होना। संवेगों के कारण के अलावा वातावरणीय कारक हो सकते हैं। वातावरणीय कारकों में कौन कौन प्रभावित कर सकता है, तो वातावरणीय कारकों में विद्यालय वातावरण बच्चे के कुसमायोजन का कारण बन सकता है। कैसे, मान लो विद्यालय वातावरण के अंदर किसी बच्चे की कमजोरी के कारण बाकी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, अध्यापक उसके साथ खराब तरीके से बात करते हैं, ठीक है, उसको बेइज्जती महसूस होती है, तो विद्यालय वातावरण कुसमायोजन का कारण बन सकता है। किसी बच्चे को विद्यालय वातावरण अरुचिकर लगता है, पढ़ाई उसका मन नहीं लगता, तो कुसमायोजन का कारण हो गया। और पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, परिवार में अगर दो बच्चों को माता पिता समान नहीं माने, असमान माने, विकास में इन चीजों को हम पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वो सब के सब कारक इनको प्रभावित करेंगे। पारिवारिक वातावरण और विद्यालय वातावरण का विकास पर जो असर है वो सेम का सेम असर यहाँ पर भी है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, समाज, समाज के नियम, रीति रिवाज, नीतियां, संस्कृति, संस्कृति के मूलभूत गुण, लक्षण इत्यादि है,
ये भी व्यक्ति के समायोजन का कारण जो है कुसमायोजन का कारण हो सकते हैं, समायोजन को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा माता पिता के व्यवहार संबंधी बहुत सारे कारण हैं जो पिछली परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट रखना कि समायोजन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका किन दो पक्षों की मानी गई है, एक तो माता पिता की और एक अध्यापक की। तो अध्यापक को इनमें और माता पिता को क्या सावधानियां रखनी है उनको हम आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पे है शिक्षक और यहाँ पर है माता पिता। और अंत में एक बात कहूंगा, विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारक, विकास के सभी प्रभावी कारक जितने भी आपको याद है, सभी प्रभावी कारक कुसमायोजन के कारण हो सकते हैं, समायोजन को बिगाड़ सकते हैं। अगर ये कारक नकारात्मक प्रकार के हैं तो डेफिनेटली बालक के समायोजन को बिगाड़ने में इनकी भूमिका होगी। फिर आगे देखना है कुसमायोजन में अध्यापक की भूमिका। अध्यापक ऐसा क्या करे कि बालकों को अंदर कभी कुसमायोजन हो ही नहीं, या कुसमायोजन होने के बाद भी उनका इलाज किया जा सके। तो इसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ लगाते हैं, समायोजन में शिक्षक की भूमिका। समायोजन में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। पहली भूमिका शिक्षक क्या करेगा, बालकों को प्रोत्साहित करना, हमेशा हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। प्रोत्साहित करना, उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए क्या करेगा, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के सबसे बड़ा तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है उदाहरण देना। क्या करना, उदाहरण देना। उदाहरण देने के अलावा कहानियां बताना, कहानियां बताना। कोई बच्चा फेल होने के कारण अगर कुसमायोजित हो रहा है, कम नंबरों के कारण संवेगात्मक रूप से हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो अध्यापक को क्या करना है, उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पहले फेल होकर बहुत बड़ा काम कर चुके लोगों के उदाहरण देने। ऐसी कहानी सुनानी है जिसमें एक फेल हो चुका बच्चा फिर दूसरी बार अच्छी मेहनत करता है और टॉप कर देता है। ऐसी कहानी अगर अध्यापक सुनाता है, शिक्षक सुनाता है, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, कुसमायोजन का शिकार होने से बच जाते हैं। ठीक है, वांछित, जितना जरूरी है उतना वांछित स्नेह, ठीक है, प्रेम और सहानुभूति देना जिन बच्चों को जरूरी है। अध्यापक वैसे एक मित्र होता है। अध्यापक की भूमिका जब पढ़ी जाती है तो सबसे पहले अध्यापक सरल करता, सुगम करता होता है। फिर तीसरे नंबर पर अध्यापक मित्र होता है और दार्शनिक भी होता है। कई रोल होते हैं अध्यापक के, ठीक है, बहरूपिया बन के पढ़ाना पड़ता है। बच्चों को संभालने के लिए अध्यापक को कई सारे रूप बनाने पड़ते हैं, इसलिए अध्यापक को बहरूपिया के अन्य नाम से भी जानते हैं कि उसको बहरूपिया बनना पड़ता है। तो प्रेम सहानुभूति भी बच्चों के लिए प्रकट करनी पड़ती है अध्यापक को जब वो कुसमायोजन का शिकार करते हैं। ये तो है बातें जो अध्यापक को करनी चाहिए। एक और, रुचिकर होना चाहिए। क्या, विद्यालय परिसर ऐसा होना चाहिए जो रुचिकर हो। विद्यालय परिसर रुचिकर हो, शिक्षण विधियां रुचिकर हो, शिक्षण विधि रुचिकर हो। इसके अलावा पाठ्यक्रम है ना रुचिकर हो, पाठ्यक्रम रुचिकर हो। अगर ये रुचिकर नहीं होंगे तो बच्चा क्या करेगा, दबाव महसूस करेगा और उसकी वजह से वो कुसमायोजन का शिकार हो सकता है, स्ट्रेस पैदा हो सकती है उसमें। ठीक है, फिर क्या नहीं करना है, ये अच्छे अच्छे काम है जो अध्यापक को करने हैं, सारे अच्छे काम। जो नहीं करने हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नहीं करने हैं उसमें है, देखो, सार्वजनिक सजा नहीं देनी कभी भी। छोटे बच्चों में तो फिर भी चलता है, लेकिन किशोरों को कभी भी सार्वजनिक रूप से डांटा नहीं जाना चाहिए। उनको सार्वजनिक रूप से डांटने से क्या होता है कि उनका अंदर एक दो चीजें होती है, दो तीन, जैसे पर्सनल फेबल हमने पढ़ा है, इमेजरी ऑडियंस पढ़ा है, और इसके अलावा उनके सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा उन पर हावी होती है। ठीक है, तो सार्वजनिक रूप से दंडित नहीं करना, सार्वजनिक रूप से कभी भी दंडित नहीं करना, और दंड देना भी पड़े, जरूरी भी है कि वार्षिक दंड दिया जाए सिर्फ बातचीत करके, तो वो दंड भी सिर्फ अकेले में दिया जाए, अकेले में बुलाकर उसको समझाया जाए। अगर सबके सामने उसको डांटा जाता है तो फिर उसका मानसिक समायोजन बिगड़ सकता है, उसे लग सकता है कि उसकी बेइज्जती हो गई, फिर स्कूल में उसका मन नहीं लगता है और वो बढ़िया नहीं सीख सकता। ठीक है, फिर ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, व्यंग्य नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना। कितना भी कमजोर बच्चा हो उसकी कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और बाई चांस कभी उड़ा भी दिया तो बाद में भी उसको कैसे भी करके अध्यापक को कवर कर लेना चाहिए। आखिर चीज एक मजाक उड़ाना ही नहीं है ना। बच्चों के बीच में ना
सहपाठियों के बीच, सहपाठियों के बीच मित्रता बढ़ाना, सहपाठियों की मित्रता बढ़ाना। कभी कभार क्या है कि अध्यापक के व्यवहार से बच्चे कुसमायोजित नहीं होते, लेकिन अपने सहपाठियों के व्यवहार की वजह से कुसमायोजित हो सकते हैं। किसी बच्चे के अंदर कोई प्राकृतिक कमी है और उस प्राकृतिक कमी के कारण अगर बच्चे दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, मान लो कोई बोलते टाइम तुतलाता है, किसी की रंग के कारण, किसी के हाथ पैर की विकलांगता के कारण दूसरे बच्चे अगर किसी बच्चे को चिढ़ाते हैं तो फिर वो बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है और बच्चा कुसमायोजन का शिकार हो सकता है। ये मुख्य रूप से थी अध्यापक की या शिक्षक की भूमिका। अब क्या समायोजन माता पिता की भूमिका है? तो बिल्कुल माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ कुछ व्यवहार करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली हम बता सकते हैं कि सभी बच्चों की अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी करना, आवश्यकताएं पूरी करना, सबको समान स्नेह देना, अपने सगे भाई बहन जो होते हैं उनके बीच में कभी तुलना नहीं करना, अंतर नहीं करना। ये यहाँ भी होता है, ठीक है। बच्चों में कभी अध्यापक को बच्चों की तुलना नहीं करनी है ना, बच्चों में तुलना नहीं करना, तुलना नहीं करना। अब माता पिता को कौन से काम नहीं करने हैं, तो वो भी हमने संवेगात्मक विकास के अंदर देखे थे कि माता पिता को कभी भी बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तलाक से, ऐसे विवाह विच्छेद जैसी चीजों से बचना चाहिए। घर का वातावरण कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई या फिर अनबन नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें क्या करती है, बच्चों को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ बना देती है। घर का वातावरण अगर खराब होता है तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भावी पीढ़ियों को होता है। ये चीजें हम अन्य चीजों पर भी जानते हैं। ये थी हमारी समायोजन की संकल्पना। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जो है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जितनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उन्हीं चीजों पर हमने चर्चा की है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।